बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसकून हुआ होगा। आज मंडे है और बहुत सारे लोगों को मंडे इस तरह से पसंद नहीं होता। एक तो ये होता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इस तरह से लग रहा होता है कि एक दफ़ा पूरा वीक दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी पे काम करें और अपने जो काम हैं उन्हें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लें और वक्त की पाबंदी करें। आपका मंडे बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजर जाएगा। और मंडे के दिन को अच्छे से प्लान करने के लिए शहर की ख़बरों के हवाले से भी नॉलेज होनी चाहिए। फैसलाबाद का मौसम कैसा जा रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना दिन प्लान कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा जा रहा है। और दूसरी बात, फैसलाबाद के शहर के लिए अच्छी खबर है, इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो फैसलाबाद में आ गई हैं। फैसलाबाद में डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आज के महंगाई के दौर में हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमत को तो यूँ मानो कि जैसे पड़ लग गए हैं। आज सस्ता हो रहा है गोल्ड या महंगा हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। डॉलर क्या आज भी मुस्तहकम है या प्राइस में उतार चढ़ाव आया है, इस पर भी देखेंगे कि क्या रेट्स हैं। और साथ ही साथ किचन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किचन गार्डनिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक तरफ हम बात करते हैं कि सिटी में पोल्यूशन है, खुराक जो है वो साफ़ सुथरी नहीं है। किचन गार्डनिंग किस तरह से करके हम यूज़फुल तरीके से सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और सब्ज़ियों के क्या भाव ताव चल रहे हैं मार्केट में, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट पे। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता पूरे एक हफ़्ते से हम देख रहे हैं कि सफोकेशन है, हब्स है और यूँ मानो कि जैसे गर्मी वापस हमें आती हुई दिखाई दे रही है। और फर्दर बारिश की क्या इम्कानात हैं, बारिश होगी या नहीं होगी। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा कि मौसम की क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतला साफ़ है और सुबह के वक्त में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जो दिन गुजरने के साथ साथ कम भी हो जाएंगी, हवाएं साकिन होंगी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो दोबारा से बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं शहर फैसलाबाद का ऐसे ही मौसम है। 19 सितंबर को तेज़ बारिश हुई मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, जिसकी वजह से यूँ महसूस हो रहा था कि अब मौसम जो है वो तब्दील हो जाएगा और सूरज का जो राज है उसके अंदर भी, उसकी शिद्दत में भी कमी आएगी। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि सूरज की शिद्दत जो है उसी तरह से बरकरार है और गर्मी भी महसूस की जाती है, ख़ास तौर पर दिन के औकात में। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत फैसलाबाद का 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया मरियम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम तो ज़िंदगी के साथ साथ चलता ही रहता है और मौसम की ट्रांजिशन से बचने के लिए सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीरें करें, घर से जितना ज़्यादा हो सके कम निकलें, क्योंकि गर्मी की सफोकेशन जो है वो अभी भी उसी तरह से बरकरार है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद की। एक प्यारा शहर है, तीसरा बड़ा शहर है और अक्सर हम ये शिकवा करते हुए दिखाई देते थे कि फैसलाबाद को हमेशा से निगलेक्ट किया जाता है। डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं। कोई कारोबार की गर्ज से आ रहा होता है, कोई तालीम की गर्ज से आ रहा होता है, लेकिन सबकी डिमांड ये होती है कि इस शहर की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे। हुकूमत इस चीज़ को कितना संजीदा ले रही है, डेवलपमेंट के हवाले से फैसलाबाद में कौन कौन से तरक्याती मनसूबे जो हैं उनका आगाज़ किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले हमारे जो आज के ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। फैसलाबाद के वसाइल के हवाले से आवाज़ उठाना हो, उन्हें हल करने के हवाले से बात हो तो हमेशा से सर फहरिस्त रहते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी मेंबर रह चुके हैं। तो मैं बात कर रही हूँ शहराज एहसान खाना साहब की, साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शहराज साहब आप? फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुर्रहमान ने, सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रहमान आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुर्रहमान, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि मुबारकबाद है जी फैसलाबादियों के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला हमें हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से शहराज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो अगर किसी से भी पूछ लेते थे ना शहरियों से कि उनकी बुनियादी ज़रूरत क्या है, तो सबसे पहली बात यही मांग की जाती थी कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल किया जाए। अब इलेक्ट्रिक बसेज़ आ गई हैं, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ 30 साल बाद हमारी सुनी गई है कि 30 साल पहले ये लोकल बसेस सर्विस जो है हमारी चलती है, जीटीएस जो है यहाँ इनकी सर्विस का होता, मेन टर्मिनल होता था, वो ख़त्म हो चुका। अब 30 साल बाद ये बसेस आ रही हैं, ये जो रूट्स हैं
उन पे लोग भूल चुके हैं। लोगों को ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है इसको भूल चुके थे। अब दोबारा जब आया है सिस्टम तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि लोगों के लिए आसानियाँ होगी। बहुत अच्छा सिस्टम है, होना चाहिए, ये हर दौर में होना चाहिए। लेकिन 30 साल आते आते हो गए हैं, लेकिन चले देर आए लेकिन दुरुस्त खैर है, आए। 30 हाँ, साल भी दुरुस्त हैं, आए। लेकिन एटलीस्ट फैसलाबाद को कुछ मिला तो है। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान, आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर फैसलाबाद की ट्रैफिक की सूरत हाल पे बात करें तो दिन ब दिन फैसलाबाद की ट्रैफिक जो है वो बेहंगम होती हुई नज़र आ रही थी। और इसी तरह से मसला क्या था कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। अब ये जो बसेज़ आई हैं, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? ट्रैफिक निज़ाम किस तरह से बेहतर होगा? थैंक यू। देखें, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद का बड़ा दरीना मसला रहा है। मुशर्रफ दौर में भी बसेज आई हैं लेकिन कामयाब उस तरह से नहीं हुई। तो इससे उम्मीद है, एक तो इलेक्ट्रिक बसें हैं, माहौल दोस्त बसें होंगी, जो कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ का बड़ा जो है वो एक अहम ख्वाब था कि माहौल दोस्त बसें पूरे पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ। फैसलाबाद में आ गई हैं, बाकी आ जाएंगी और उम्मीद है कि ये सितंबर के आखिर से चलना शुरू हो जाएंगी। आप देखिए कि शहर में जो है वो रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम जारी है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग भी हो रही है रोड्स की। तो रोड्स कुशादा भी किए जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक बसेस पूरे शहर में चला दी जाएँ। और ये तकरीबन 20 रुपये किराया होगा इसमें। फिर मज़दूर अफराद, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है वो अभी तक यही इतलात है कि किराया नहीं होगा। तो बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट का मकसद इससे पैसा कमाना नहीं है, बल्कि आप देखें कि एक बस में अगर 70-80 अफराद सफ़र कर रहे हैं तो वो 70-80 अफराद अगर बाइक्स पे जाते हैं, रिक्शों पे जाते हैं या गाड़ियों पे जाते हैं तो 25-30 जो है वो मुख्तलिफ आइटम्स बनती हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ये एक ही में चले जाते हैं, फिर धुआं भी उस तरह से नहीं होगा, तो पोल्यूशन का ख़ात्मा भी होगा। और जो फैसलाबाद यहाँ पर मसाइल का शिकार रहता है हमेशा ही कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बाद आप देखिएगा अभी बारिशें हुई हैं, फिर उसके बाद स्मोक के ख़तरात हैं। तो अगर इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाएगी तो स्मोक के ख़तरात से छुटकारा मिलेगा, ट्रैफिक के मसले हल होंगे। स्पेशली जो पार्किंग का मसला बना हुआ है ज़िला कौंसल में, कचहरियों में ओवर चार्जिंग की जाती है, तो उससे लोगों की जान छूटेगी। कहीं से बस पकड़ी, 20 रुपये दिए, अपने स्टॉप पे उतरे, ना आपको गाड़ी लगाने का मसला है, ना आपको ड्राइविंग करने का मसला है, फिर आप वहीं से बैठे 20 रुपये में वापस अपने बिल्कुल इसी तरह से। और दूसरी जानिब अब्दुर्रहमान, हमने ये भी देखा है ना कि बहुत सारे चिंची और रिक्शाज़ हैं या कैरी वैन्स हैं, वो ओवर लोडिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हादसा भी रूनुमा होते हैं। तो ऐसे में फैसलाबाद का अगर ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल हो गया है और इससे फर्दर भी कह रहे हैं कि और भी इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी, तो यकीनन इस शहर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सर, यहाँ पर शराज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि डेवलपमेंट के हवाले से भी अगर हम देखें ना, अगर मैं एक शहरी होने के नाते सोचूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरा शहर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर हों, जहाँ पर रोड की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो। जब मैं घर से बाहर निकलूँ तो मेरे शहर में खूबसूरती और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। तो ये चीज़ें आप किस तरह से महसूस करते हैं? क्या ये रिक्वायरमेंट हमारा शहर पूरा कर पा रहा है? आहिस्ता आहिस्ता है, अभी तक तो नहीं पूरा कर पा रहा। लेकिन देखें, ये स्ट्रीट लाइट्स, ये जो अपने छोटे छोटे मोहल्लों के काम है, ये तरक्याती काम जो वैसे पैकेज आते हैं, जैसे मेन रोड्स वगैरह की आ चुका है, जैसे बड़े बड़े ये पुल, झाल वाला पुल की तमीर हो रही है, जैसे इनको ये चीज़ें जो है वो आम नहीं आ रही होती इसमें बल्दियात वगैरह में। ये जो लाइट्स है, ये छोटे छोटे काम है, ये सारा बल्दियात का हिस्सा है। सही। लेकिन बल्दियात को हमने पसे-पुश्त कर दिया है, बल्दियात को हम जो है वो उस तरह कर ही नहीं रहे। तो हम छोटे छोटे जो भी कह रहे हैं ना, जो छोटी छोटी खूबसूरतियों के, ये जब जैसे PHA वगैरह है, PHA का काम है ये खूबसूरतियाँ। देखें, ये आपके पीछे गुलदस्ते पड़े हुए हैं, बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये प्लास्टिक के भी हैं लेकिन खूबसूरती दे रहे हैं। अगर PHA का सही तरीके से काम हो रहा हो, जैसे वो एक गुलशन बना देते हैं, शहर एक खूबसूरत लगता है, जैसे लाहौर शहर है। मैं PHA या जैसे भी इदारे हैं, या इन पे जो है ना थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर इनमें थोड़ी सी अगर चेयरमैनशिप वगैरह कर दी जाए, अगर बल्दियात नहीं होता तो फिर इन पे थोड़ा सा हो सकता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कामों की निस्बत से। जैसे इस वक्त तो ये हमारा वासा बिल्कुल फेल हो चुका है, बिल्कुल जहाँ जाते हैं पानी पानी है, बिल्कुल बुरे बारिश हालात होती है। चलिए, अभी आजकल तो बारिशें वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन आम रूटीन की भी हल्की सी बारिश होती है अब शहर ये में जो फैसलाबाद के ये झैली इदारे हैं ना, इस पे जो भी खामी आएगी, कोताही आएगी, वो आ जाएगी पंजाब गवर्नमेंट पे। हालांकि ये सब बल्दियात का अपना हिस्सा है, सिलसिला इनसे ही चलता है।
तो इनमें थोड़ा सा होना चाहिए कि ये बल्दियात दोबारा इलेक्शन नहीं भी करवाते ना, तो थोड़ा सा हमारी हुकूमत को चाहिए कि अगर शहर को खूबसूरत करना है, एक फैसलाबाद नहीं है, पंजाब में जो भी छोटे शहर हैं, इनको अगर खूबसूरत करना है तो यहाँ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अपने बंदों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जमात को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि ये अगर महकमे काम नहीं कर रहे तो इनका थोड़ा एहतसाब होना चाहिए। हर एक के पास फंड आते हैं, सिस्टम चल रहा है, लेकिन खूबसूरती उस तरह से नहीं है। लेकिन कोशिश कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो भी कोशिश करेगी, अगर हमारे अदारे नहीं यहाँ करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल इसी तो तरह लेकिन से ये एक मैडम मरियम नवाज़ तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, जिन्होंने हमें ये बसेस का तोहफा दिया है। जैसे अपना अब्दुलरहमान भाई बता रहे हैं कि ये स्मोक वगैरह से बिल्कुल धुआं, माहौलियाती पोल्यूशन, वैसे इशू बनता मैं जा रहा समझता हूँ था, काफ़ी जो है ना होगी खराबी, जो है ना ख़त्म होने के हैं चांसेस हैं, ये उसी तरीके से अगर चलता रहा तो। जैसे अगर ये कोई ट्रांसपोर्ट वो इसकी अथॉरिटी नहीं बनती, वैसी बसेस आती हैं शहर में घूमती फिरती बिल्कुल रहेंगी, एक ऑर्गेनाइज वे होना चाहिए, होना जैसे चाहिए, हमने पूरा एक लाहौर में टर्मिनल देखा बनना है चाहिए, कि पूरा सिस्टम टर्मिनल्स सेटअप हैं, होना बिल्कुल। चाहिए, ये ख़त्म ना हो, एक इसकी अथॉरिटी बन जाए, ये ख़त्म ना हो। अगर कोई बसेस ख़राब भी होती हैं, नई भी आती रहें, ये इन्हीं पे ही निसार नहीं होना चाहिए कि यही चलेंगी, यही सिस्टम होगा। तो आने वाले दिन जो है काफ़ी हम देख रहे हैं, जैसे ऊपर सतह से नीचली सतह तक इस वक्त तक काफ़ी चेंजिंग तो आ चुकी हैं। जैसे आलम इस्लाम में पाकिस्तान का नाम बुलंद हो चुका है, बिल्कुल तो एक छोटी बात नहीं है कि हरमैन शरीफाइन का जो है ना इधर, ये इसी गवर्नमेंट का ही है ना। बिल्कुल इन्होंने कोशिश की है, वो हमारे इदारों ने कोशिश की है, सब ने मिल के, जो मैं समझता हूँ लोगों को खुशी तो है, लेकिन खुशी के साथ आंसू भी हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं जिन्हें इस किस्म की जो है ना इधर हिफाजत में मामूर कर दिया गया है। ये कोई छोटा काम नहीं है। ये मेरे अल्लाह ताला ने वो सोचा करते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे ये पाकिस्तान बना है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है तो आज सोचते हैं कि ये इसी मकसद के लिए बिल्कुल बना। इसी तरह से तो पाकिस्तान ये का छोटे दिफा छोटे जो जो है, काम है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है हो रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट्स है उनका ध्यान में वो अपना बिल्कुल मेन हालात में हमें बेहतरी आती हुई नजर आ रही है, आ रही है, और डिफेंस के हवाले से बात करें लेकिन तो पाकिस्तान का जो डिफेंस है इन चीज़ों को करने के लिए ना अभी जो सिस्टम है, इन चीज़ों बिल्कुल इसी बल्दियात को थोड़ा सा इन्हें करना पड़ेगा। लाजमी बहाल होना चाहिए। जब बहाल होगी तो ये शहर की खूबसूरती खुद ही आपको बिल्कुल नजर आ इसी तरह जाएगी। से शहर की खूबसूरती के हवाले से हम बात कर रहे थे, मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद की शहर के डेवलपमेंट के हवाले से कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान के हवाले से भी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का अगर दिफाई लिहाज से देखें तो बहुत मजबूत है। सिफारती पॉलिसीज़ में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत बेहतरी आ गई है और पाकिस्तान का जो नाम है वो हमें हर किसी मुल्क में दिखाई दे रहा है। अब्दुर्रहमान, इस तरह से अगर हम देखें दिफाई लिहाज से, अभी सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा माहिदा हुआ है, पूरी दुनिया देख के हैरान है, ख़ासकर कि दुश्मन की तो चीखें निकल रही हैं, लेकिन मुआशी सतह पे भी हमें उस तरह से ही अपने आप को मजबूत तर करना चाहिए। तो उसके लिए हमारी पॉलिसीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं, और अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो बल्दियात का रोल आप किस तरह से देखते हैं? थैंक यू महविश। देखें, जैसे कालू साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि अब पाकिस्तान जो है वो एक तरह से आलम इस्लाम को सऊदी अरब के साथ मिलकर लीड कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। इन्वेस्टमेंट आएगी। और अभी मैं देख रहा था कि कुछ दोस्त जो जर्नलिस्ट करीबी हल्कों से हैं वो बता रहे हैं कि अभी इस मुआहदे में मज़ीद 2 अरब ममालिक और 2 गैर अरब ममालिक भी शामिल होंगे सर। यानी कि इसकी एक्सटेंशन की जाएगी, इसमें एक पूरा ब्लॉक बनेगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। जो समझ लें कि यहाँ पर जो स्टील मिल है, पाकिस्तान एयरलाइंस है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो डैम्स हैं, उनका सिस्टम पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और कतर मिलकर चलाने वाले हैं। तो इसके लिए कोई 10-15 अरब डॉलर जो है इब्तदाई तौर पे इन्वेस्टमेंट आएगी। टोटल 50 से 70 बिलियन डॉलर का जो है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान में जब पैसा आएगा, कंपनीज इधर से कमा के जाएंगी, तो वो सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो इधर ही रहेगा और ये देर पा होगा। तो ये बैरूनी इन्वेस्टमेंट का आना और फिर दोस्त ममालिक से आना,
ये कई तरह के जो है वो पॉजिटिव इंडेक्स होते हैं, जिसमें जैसे ये सऊदी अरब जो है वो लोन होता है तो वो बड़े थोड़े इंटरेस्ट रेट पे होता है, तो इससे मुल्क की जो इकानमी चलती है, अभी मज़ीद भी जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये ओवरऑल जो है वो मुल्क की सूरत हाल बेहतर है। आप इसका देखेंगे स्टॉक मार्केट मुसलसल इस ऐलानात के बाद ऊपर जा रही है, जो डॉलर है उसका फ्लो बड़ा बैलेंस हुआ है, जो बिल्कुल इसी हमारे तरह से डॉलर मुस्तहकम जा रहा है। हम एग्जैक्टली देखें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात बड़े बेहतर हुए हैं, और फिर जब दोस्त ममालिक के साथ मिलकर ब्लॉक्स बनते हैं तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। कल को पाकिस्तानी इंडिया की निस्बत ज़्यादा सऊदीया में या यूएई में या दुबई में या कतर में ज़्यादा जा सकेंगे, पहले इंडियन जाते रहे हैं, तो अब पाकिस्तानियों को ज़्यादा मौके मुयसर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का भी एक बड़ा, जितने भी पैसे हैं या जितने भी समझ लें कि आमदन के ज़राए हैं, वो बाहर से पैसे आते हैं, कोई 39-40 बिलियन डॉलर, फिर इनकी एक्सपोर्ट होती है, तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। फिर स्पेशली जब वो यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें जो है वो फ्यूल सस्ता मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा मसला IPPs का जिसको बिल्कुल। आप कहते हैं। फिर दूसरा फैसलाबाद के हवाले से जो आपने बात की है कि यहाँ पर लोकल बॉडीज़ का ना होना ये सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, और ये इतना बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर जब भी डिक्टेटरशिप आती है तो वो लोकल बॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन जब डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो पता नहीं इनसे क्यों पीछा छुड़वाते लेकिन हैं। असल खूबसूरती जो है वो जमहूरियत की है, अगर बल्दियात बात बिल्कुल यही करें। नर्सरी बिल्कुल इन्होंने काम करना है। अब एक अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली का, वो गटरों के ढक्कन लगाता फिर रहा है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर ने लगाने हैं। कानून साहब बैठे हैं, ये कॉरपोरेशन का काम है जो MPMA कर रहे होते हैं। लेकिन ना रहमान, पता नहीं क्या बात है कि हम अपने शहर के मसाइल को उस तरह से संजीदा नहीं लेते। अगर गरीब मोहल्लों के मसाइल के हवाले से बात करें, शरा साहब आपने भी इत्तेफाक किया होगा कि ऐसे कई इलाके हैं फैसलाबाद में जहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो पीने वाले पानी के साथ मिल रहा होता है, और शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और ऐसे में वो एक ऐसे नुमाइंदे को ढूंढ रहे होते हैं जिस तक रसाई बहुत ज़्यादा आसान हो। अगर हम MPs के हवाले से बात करें, MNA के हवाले से बात करें, तो सॉरी टू से उनके पास जाने के लिए जो रसाई है वो इतनी आसान नहीं होती है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों का ना होना हमारे शहर के लिए कितना नुकसानदेह है? ये बल्दियाती नुमाइंदे का नुकसान ही नुकसान है अगर नहीं है तो। देखिए MPs MNA तक हर एक बंदे की रसाई नहीं होती। कोई बंदा वो जाए भी तो जाके अगर कहता है मेरी ये सीवर लाइन बंद है, तो मैं समझता हूँ कि उसे भी शर्म आ रही होती है कि इसकी मैं सीवर खुलवा रहा हूँ। जो आपके काउंसलर रहते हैं, आपके चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो भी आपके यूनियन काउंसिल में होते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि मेरे ये छोटे छोटे काम है आपने करवानी है, ये स्ट्रीट लाइट आई, ये मेरी वो पैच वर्क का काम है, किसी किस्म का भी होता है, वो लोग करते हैं। तो MPs MNAs का काम देखें, आज दिन तक ना हम ये क्लियर ही नहीं कर सके। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ कानून साजी करना। ये कानून साजी तो एक साइड पे रहेगी, आप देखते ही हैं कि कहाँ क्या कानून साजियाँ हो रही होती हैं, वहाँ मजाक हो रहे होते हैं, शुगल हो रहे होते हैं, लड़ाई है, गुतम गुता हो रहे होते हैं, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, ये सब फारिग हैं। बेसिक ये जो काम है पूरी दुनिया में ये बल्दियात ही करती है। ये कोई MNAs MPAs को MLAs का काम नहीं होता, ये इन्हीं का काम है। बिल्कुल। तो लेकिन इन पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा होता। ये बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। अब यूनियन काउंसिल के इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं। एक वो बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट रह चुके हैं, तो इनको दोबारा वैसे इख्तियारात देने चाहिए। तो शहर की खूबसूरतियाँ शहर में आप देखेंगे ऐसा नुमाया फ़र्क नज़र आ जाएगा जैसे आपको आता है। बिल्कुल। और ये भी बात है शराज साहब, अक्सर बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, जो साहब का बल्दियाती नुमाइंदे हैं, वो शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर बल्दियाती एक्ट के हवाले से बात करें, जो 2001 का बल्दियाती एक्ट था उसमें बहुत ज़्यादा खुद मुख्तारी थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे ख़त्म साल हो गया। गुजर रहे हैं, खुद मुख्तारी ख़त्म होती जा रही है। ख़त्म हो चुकी है जी, ख़त्म होती नहीं, जो ख़त्म हो चुकी है। देखिए इस वक्त खूबसूरती जो है ना, इसको साइड पे रख दें। ये हमारे शहर में सब ये दरख्त है, हम हॉस्पिटल जाते हैं ना तो भाग के जा कर मुझे सांस नहीं आ रहा तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन लगाते हैं। ये दरख्त जो है ना हमारी ऑक्सीजन है, ये हमारे सिटीज़ में शहरों में ख़त्म कर दी गई है। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये हमें दरख्त जो है ना ऑक्सीजन दे रहे थे। ये फ्री की ऑक्सीजन आ रही थी ना, बिल्कुल। अगर जो फ्री की ऑक्सीजन आ रही है हम उसको ख़त्म करके हम वो दरख्त मिटा के हमने ये कॉलोनीज वगैरह बनाते जो जा रहे हैं, लेकिन ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। इससे जो है हमने खूबसूरती भी ख़त्म कर दी है।
अगर करना ही है, या जैसे ये आपके सामने से भी जा रहा है, यहाँ जो भी रोड्स के दरमियान में भी है, इनमें अगर ग्रीनरी जैसी होनी चाहिए, अगर इंतज़ाम कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, निज़ाम भी अच्छा रहेगा, एक खूबसूरती भी रहेगी। लेकिन यहाँ कोई सोचता नहीं है, ना कोई करता है। ये सिर्फ यही है, हर बंदा जो इदारों में बैठा है ना, वो इस चक्कर में है कि हमें कुछ हासिल होना चाहिए। यहाँ बिल्कुल मुझे तो नहीं फायदे नजर आता के कि हवाले से सोचने के बजाय एक कलेक्टिवली बेनिफिशियल डिसीजन होना इन्हें चाहिए चाहिए शहर के लिए। बल्दियात को बहाल करें। बल्दियात बहाल होगा तो इसी से जो है, जो निचली सतह के जो भी काम है, हर बंदा अपने इलाके को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है, उसे सजाने की कोशिश करता है। ये MPs MNs के पास 40 यूनियन कौंसल होती है, 40-42 है, 40-42 यूनियन कौंसल का बंदा मुझे नहीं, उसे तो नाम भी नहीं याद होते, ये कौन सा इंसान है, ये कौन है कौन नहीं है, उन्हें क्या पता है ये कौन सी गली है, ये रसूल नगर की गली है, ये कौन सी मोहल्ले की गली है, ये कैसी है, ये कोई टूटा फूटा रोड है, कैसा नहीं है, कैसा है। उन्हें एक आता है फंड जो आ रहे होते हैं, फंड भी एक आ रहे होते हैं, एक बंदे को दे दिए, MPs को दे दिया, ये 10 करोड़ दे दिया। 10 करोड़ फंड अगर आ गया है तो वो अगर अपनी यूनियन कौंसिल में तकसीम करता है तो 20-25-30 लाख रुपए एक यूनियन कौंसिल में जाएगा। 30 लाख रुपए में 2 गलियां नहीं बनती। बिल्कुल। तो आप तो मैं समझता हूँ सिर्फ वो 30 लाख में पैच वर्क ही करवा सकते हैं। जब बल्दियात होता है, बल्दियात के अपने फंड्स होते हैं, एक वो अपना सिस्टम होता है, एक अपना सेटअप होता है, उससे अपनी आप जो है ना तरक्याती काम आपको पता होता है कि यूनियन कौंसिल को हमने कैसे खूबसूरत करना है, हमने क्या करना है। पानी का हमारे मसला बहुत बुरा है। बिल्कुल इसी तरह तो से ये जैसे आप कह रहे थे कि ये सीवर, लोगों ने सीवर लाइन जो है ना, ये जो हमारी अंदरून सिटी में जो फैक्ट्रीज मिल्स चल रही हैं, इन्होंने इनकी पाइपलाइन जो है ना, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। हमारी जो अपना लोकल पाइपलाइन है, इनका ना वो नहीं बोझ उठा सकते। बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं, ये जो पानी आ रहा है दोबारा इन्होंने बोर करके ज़मीन में पानी बह रहा है, तो हमारी भाषा को पता, बिल्कुल। लेकिन उसमें नहीं होता। जब वो बल्दियात वगैरह को आता है तो फिर वो मुतलका चेयरमैन है ना, वो जब वो देखता वो इलाका बंद करवा देते हैं। मिल सील्स हो जाती हैं, वो कहते हैं इसको सील करो, इसको बंद करो, हमने ये काम नहीं करेंगे। लेकिन अब ध्यान नहीं है, अब वासा आवाज है उठाने वाले कोई नहीं है। नहीं, वो आते ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। वो तो इस वक्त मैं समझता हूँ फेल इदारा है, वो तो फेल इदारा है। हर किस्म की जो है ना, वो कहते हैं ना नाकस पुलिसी या बुराइयाँ उनमें माशाल्लाह पाई जाती हैं। इदारे जो है दुरुस्त उसी वक्त हो सकते हैं कि अब बल्दियात को इख्तियारात दें। ये जो छोटे इदारे हैं जो सिटीज़ को संभाल रहे होते हैं, इन पे बल्दियात का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जब बल्दियात का कंट्रोल होता है, जैसे आपने 2001 का कहा, 2001 में तो CPO अपना DPO था ना, DPO वगैरह, इनकी जो AR वगैरह वो भी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम लिख रहा होता था। सही। तो आप मुझे बताएं, जब किसी की नौकरी, किसी की जॉब आपके पास है, वो बंदा, वो तो पता है कि मैंने गलत काम नहीं करना, अगर करूँगा मेरी AR गलत हो जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से रहमान, इस शहर के लिए आवाज़ उठाने वाले मैं समझती हूँ कि नहीं, अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं, इस शहर को बल्दियाती नुमाइंदे मिल जाते हैं, तो मैं ये देखूँगी कि जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके पास रिसोर्स जो है कम है, और इसी तरह से अदालतों में जो केसेस हैं वो सिविल के बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे शहर को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। ऐसे में बल्दियाती इंतखाबात हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई हमें दिखाई देंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे वो आवाम के अंदर से होंगे। एहतसाब की बात भी जब की जाएगी तो ये चीज़ें भी हमारे शहर की ज़रूरत है। लेकिन देखते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात कब होते हैं। तो अब्दुर्रहमान, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, आप क्या देखते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के जो रोल है वो कब तक हमें यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा? आपका जवाब हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले वासा के रोल के हवाले से हम बात कर रहे थे, और साथ ही साथ बल्दियाती इंतखाबात की इंपॉर्टेंस कितनी ज़रूरी है शहर के लिए, इस पर हम बात कर रहे थे। अब्दुर्रहमान, अगर वासा के रोल के हवाले से बात करें, यकीनन शहरी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। आपने देखा होगा कि ज़रा सी बारिश होती है, पानी के दिन तक सड़कों पर रहता है, और इसी तरह से सीवरेज के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अगर कलेक्टिवली फैसलाबाद को देखें और वासा के रोल को देखें, आप क्या सोचते हैं बीइंग अ सिटीज़न और एक सहाफ़ी होने के नाते भी?
मैं भी देखिए 10-12 बिलियन रुपए जो है वो आए वासा के लिए। अब पता नहीं वो कहाँ पे लग रहे हैं या लगाए गए हैं कि जो मसाइल हैं वो तो जूं के तूं हैं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि बरसात की वजह से वो ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहे। अब बरसात भी ख़त्म हो गई है तो देखें, तवक्को तो है इस साल के वासा का मसला जो गुलाम मोहम्मदाबाद में है, वारसपुरा में है, इधर मुख्तलिफ़ इलाकों में है, गुलिस्तान कॉलोनी में है, ये मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। देखें, मसाइल फिर वही होते हैं कि मशीनरी कम है, अफरादी क़ुव्वत कम है, या लोगों से जो है वो पेमेंट्स नहीं ली जाती। तो अल्टीमेटली ये इशू भी वासा के एंड पे होते हैं कि उनको ही ये काम करना पड़ेगा। तो कालू साहब ने भी बड़ी खूबसूरत निशानदेही की है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पे आप देख लें कि बारिश होती है तो अभी तक बारिशों का पानी जो है वो मौजूद है, सीवरेज का पानी मौजूद है, जगह जगह पे पार्कों में निकासी की जाती है सीवरेज के पानी की, तो लोगों का पार्कों में जाना 2 बार हो जाता है, बदबूदार पानी होता है। संडे को आप देखें ओवरफ्लो ज़्यादा होता है, लोग घरों पे होते हैं, तो हर गली मोहल्ले में पानी खड़ा मिलेगा आपको। इसी तरह से रोज़ाना दोपहर को कुछ इलाकों में जब ओवरफ्लो होता है दोपहर को पानी आ जाता है, शाम तक फिर जो है वो कम हो जाता है। तो ये वासा टोटली काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें नहीं दुरुस्त कर पा रहा। तो जो दूसरी लोकल बॉडीज़ के हवाले से आपने बात की है, तो लोकल बॉडीज़ देखें, इशरात साहब बता रहे थे कि मुशर्रफ दौर में जब 2001 में उनकी बड़ी पावर थी, तो मैं कहता हूँ कि पावर ना भी हो तो कोई भी जो इलेक्टेड नुमाइंदा होता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेयर होता है, बहरहाल लोगों को उससे तवक्कुआत होती हैं। नहीं, मैं बात काट रहा हूँ। ACR जो है ना, देखिए मेरी बात सुने, एक प्रेशर होता है आपका। जब आप जाते हैं, मैं किसी के पास काम के लिए गया हूँ, काम के सिलसिले में गया हूँ, मैं जाके कहता हूँ मेरा ये काम कर दें, उसे मेरा खौफ ही नहीं है, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, वो नहीं करते। एक पावर से ये हो जाता है कि पावर बंदे को पता होता है कि उसका इसके कोई पास गलत इख्तियार इस्तेमाल ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे। ACR का जो है ना, देखिए फ़ायदा था, लोग जो है ना हर किस्म का काम कर रहे थे, गलत काम नहीं, गलत काम को ना कह रहे हैं, बिल्कुल जो है ना वो सही सिमत में लोग चल रहे थे। कोई देखें वहाँ यहाँ जो कौम है ना, हम डंडे के दोस्त हैं, डंडे के यार हैं, तो थोड़ा सा ये इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप कह रहे हैं वासा जो सब एडी नाकस पॉलिसी है। बारिश एक हो जाए, बारिश होते ही हमारी मोटर्स बंद कर दी जाती है, जो इनके कुएं बने हुए होते हैं, क्यों बंद कर देते हैं? वो जी मोटर के ऊपर जो है ना छत नहीं है, हम एक छत नहीं डलवा सकते वहाँ के एक छत डली हो, हालांकि बारिश जब होती है उसी वक्त आपकी मोटर्स काम करना शुरू कर दें, उसी वक्त आप वो जो डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपके इंजन स्टार्ट हो जाए, उसी वक्त आपका पानी अभी पानी आए उसी वक्त बाहर चला जाए। लेकिन वासा के अक्सर ये भी तो शिकवा होता है ना कि फंड्स की मौजूदगी नहीं है, लिमिटेड है, एक बड़ा शहर है, इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। जैसे अब मानसून के हवाले से अगर बात ना करें, चोरी करे ना चोरी चकारी करे ना, ये डीजल पेट्रोल में तो बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, कोई पूछने वाला नहीं ना इस वक्त देखें, वो ऊपर गवर्नमेंट को दिखा देते हैं ये ऐसे हो गया, ये हो गया। मैंने आपको कहा कि पंजाब में ना जैसे जो भी महकमे आ रहे हैं वो हर अच्छे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, हमने ये कर दिया। इन पे चेक एंड बैलेंस के लिए निचली सतह पे होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा ये खराबियां नहीं दूर होती। देखिए, अगर आप ये कोई मसला फीसा गौरस नहीं है कि आप एक काम कर सकते हैं कि जब बारिश हो रही है उस वक्त हमारे जो है ना वो बंद कर दी जाती हैं, मोटर्स बंद हो जाती हैं। अगर उन पे एक छत डल है उस वक्त अगर वो काम शुरू कर दे तो पानी होगा ही नहीं, कहीं पानी रुकेगा ही नहीं। जब आप 4-4, 6-6 घंटे वो बंद रहेगी तो वो जो जोड़ बन जाएगा, जैसे जैसे पानी, जैसे जिन्होंने कहा पार्क में वो फिर वो मेन रोड्स क्लियर करते हैं, पार्क वैसे ही गंदे रहते हैं, फिर वो खुद ही खुश्क होते रहते हैं, वो आसमान की तरफ देखते हैं कि सूरज की रोशनी से जो है वो पानी खुश्क हो जाता है। बिल्कुल, और हम इस शहर की बेहतरी के लिए दिन रात दुआएं करते रहते हैं कि अल्लाह ताला ही हमारे इस शहर की बेहतरी का ख्याल रखें और हमारे जो लीडर्स हैं वो शहर के लिए इक़दामात करें जो कि ये शहर डिज़र्व करता है। अब्दुर्रहमान, अगर पार्किंग प्लाज़ा के हवाले से बात करें, हम देख रहे हैं कि पार्किंग प्लाज़ा पे कोई इस तरह से काम नहीं हो रहा। अक्सर हमें बातें सुना दी जाती हैं या बातें कर दी जाती है कि पार्किंग प्लाज़ा इस शहर को दिया जाए,
जाएगा, लेकिन इस शहर की ज़रूरत भी है और ख्वाहिशें तो मैं सोचती हूँ कि शहर ने करना छोड़ दी हैं, अब ज़रूरियात पूरी हो जाए वही बड़ी बात है। देखिए, अब जो है वो इस एडीपी में बजट रखा है इसके लिए। ये पिछले कुछ 10-12 साल हो गए हैं जब से ये पैंडेमिक चला आ रहा है। मसाइल फिर वही होते हैं कि हुकूमत जब बनती है पीएमएलएन की स्पेशली, तो उसका ज़्यादा फोकस होता है लाहौर में। अब ये बहरहाल अच्छी खबर है कि फैसलाबाद पे भी फोकस है, जैसे ये मेट्रो बसेस दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस दी जा रही हैं, शायद साल के एंड पे जो है वो दूसरी मेट्रो बसेस भी आ जाएं। तो पार्किंग प्लाज़ा भी एडीपी में रखा गया है, तवक्को है कि उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये भी मुझे लगता है कि अब इसकी भी कोई तमीर का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पार्किंग शायद उधर ही हो, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। फिर जो 8 बाज़ार बंद किए हैं उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो व्हीकल फ्री किए हैं, तो फिर अब व्हीकल कहीं ना कहीं तो खड़ी करनी है, पहले तो बाज़ारों में खड़ी हो जाती थी। तो ये ज़रूरी है। ओवर पार्किंग है, पार्किंग कंपनी बनाई गई थी कि ओवर पार्किंग ना हो, लेकिन ओवर चार्जिंग आप देखें कि जहाँ पे भी पार्किंग कंपनी भी कर रही है, और उसके अलावा जो प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, कचहरियों के गिर्द देख लें, ज़िला कौंसल के अपनी गिर्द मनमानियाँ देख लें। भी शुरू की हुई हैं। एग्जैक्टली। तो ये वहाँ पे कोई भी बेचारा गाड़ी लगा के जाता है तो 2-250 से ले लेते हैं। तो उनकी जान तभी छूटेगी जब ये गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेस दीगर। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही हो जैसे लाहौर में चलती है, तो वो बता रहे थे सेक्रेटरी आरटीए कि जितनी उनकी तवक्को थी कि 3 लाख बंदा रोज़ाना बैठेगा, तो उससे कहीं ज़्यादा बैठ रहा है। तो फैसलाबाद में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितनी इनकी तवक्को है उससे ज़्यादा सवारी इन्हें मिलेगी। बिल्कुल। वही वजह होती है कि लोगों की पार्किंग से जान छूट जाती है, लोगों की किसी भी किस्म के रोले से जान छूट जाती है। गाड़ी कहाँ पे लगानी, गाड़ी का फ्यूल बड़ा महंगा पड़ता है, इवन के बाइक जैसे ख़तरनाक सवारी है, या रिक्शे पे जो सूरत हाल है, तो बस पे वो बैठ के इजीली अपना सफ़र कर लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी मौज हो गई। हर स्कूल कॉलेज के बाहर आप देखें छुट्टी के टाइम ट्रैफिक जैम होती है, उसकी वजह यही है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास, आपने रिक्शा लगवाया हुआ है, बाइक पे आ रहे हैं या गाड़ी पे आ रहे हैं। बिल्कुल। जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजरेगी, बस गुजरेगी, एक स्टॉप होगा, और स्कूल्स में भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं है ना, और ये फिर ऊपर से बिल्कुल। फ्री भी होगी, तो जो यूनिफॉर्म में होगा तो फिर सारा स्टूडेंट की खपत उधर हो जाएगी। तो ये बहरहाल एक फैसलाबाद के हवाले से बड़ा मैजिकल प्रोग्राम है कि इसके बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे अगर रोड्स पे थोड़ा फोकस मज़ीद कर दिया गया। हमें लग रहा है कि फैसलाबाद को 5-10 साल पीछे धकेला गया है। पिछले जो 4-5 साल 2018 के बाद जो हुकूमत आई है उसमें फैसलाबाद पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ, और अब 2 साल से लेकिन नहीं हो हालात रहा। बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट में फैसलाबाद को कहा गया था कि इस शहर की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि अंडर पासेस जो है उनकी मेंटेनेंस शुरू हो गई है, इलेक्ट्रिक बसेस इस शहर को मिल गई है। लेकिन एक बहुत पुराना और बड़ा मसला ये है कि फैसलाबाद में स्ट्रीट लाइट्स की कमी है, और जो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं वो अभी भी पूरी तरह से फॉल नहीं है। ये कब फॉल होती हुई दिखाई देगी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले वासा के रोल के हवाले से हम बात कर रहे थे, और साथ ही साथ बल्दियाती इंतखाबात की इंपॉर्टेंस कितनी ज़रूरी है शहर के लिए, इस पर हम बात कर रहे थे। अब्दुर्रहमान, अगर वासा के रोल के हवाले से बात करें, यकीनन शहरी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। आपने देखा होगा कि ज़रा सी बारिश होती है, पानी कई दिन तक सड़कों पर रहता है, और इसी तरह से सीवरेज के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अगर कलेक्टिवली फैसलाबाद को देखें और वासा के रोल को देखें, आप क्या सोचते हैं बीइंग अ सिटीज़न और एक सहाफ़ी होने के नाते भी? मैं भी देखिए 10-12 बिलियन रुपए जो है वो आए वासा के लिए। अब पता नहीं वो कहाँ पे लग रहे हैं या लगाए गए हैं, कि जो मसाइल हैं वो तो जूँ के तूँ हैं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि बरसात की वजह से वो ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहे। अब बरसात भी ख़त्म हो गई है, तो देखें तवक्को तो है इस साल के वासा का मसला जो गुलाम मोहम्मदाबाद में है, वारसपुरा में है, इधर मुख्तलिफ़ इलाकों में है, गुलिस्तान कॉलोनी में है, ये मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। देखें मसाइल फिर वही होते हैं कि मशीनरी कम है, अफरादी क़ुव्वत कम है, या लोगों से जो है वो पेमेंट्स नहीं ली जाती। तो अल्टीमेटली ये इशू भी वासा के एंड पे होते हैं कि उनको ही ये काम करना पड़ेगा। तो कालू साहब ने भी बड़ी खूबसूरत निशानदेही की है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पे आप देख लें, एक बारिश होती है तो अभी तक बारिशों का पानी जो है वो मौजूद है, सीवरेज का पानी मौजूद है, जगह जगह पे पार्कों में निकासी की जाती है सीवरेज के पानी की, तो लोगों का पार्कों में जाना 2 बार हो जाता है, बदबूदार पानी होता है। संडे को आप देखें ओवरफ्लो ज़्यादा होता है, लोग घरों पे होते हैं,
तो हर गली मोहल्ले में पानी खड़ा मिलेगा आपको। इसी तरह से रोज़ाना दोपहर को कुछ इलाकों में जब ओवरफ्लो होता है दोपहर को पानी आ जाता है, शाम तक फिर जो है वो कम हो जाता है। तो ये वासा टोटली काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें नहीं दुरुस्त कर पा रहा। तो जो दूसरी लोकल बॉडीज़ के हवाले से आपने बात की है, तो लोकल बॉडीज़ देखें, इशरात साहब बता रहे थे कि मुशर्रफ दौर में जब 2001 में उनकी बड़ी पावर थी, तो मैं कहता हूँ कि पावर ना भी हो तो कोई भी जो इलेक्टेड नुमाइंदा होता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेयर होता है, बहरहाल लोगों को उससे तवक्कुआत होती हैं। नहीं, मैं बात काट रहा हूँ। ACR जो है ना, देखिए मेरी बात सुने, एक प्रेशर होता है आपका। जब आप जाते हैं, मैं किसी के पास काम के लिए गया हूँ, काम के सिलसिले में गया हूँ, मैं जाके कहता हूँ मेरा ये काम कर दें, उसे मेरा खौफ ही नहीं है, मैं उसका कुछ कर नहीं बिल्कुल, सकता, पावर वो नहीं थोड़े करते। एक पावर से ये हो वो जाता है इस कि पावर बंदे को पता होता है कि उसका इसके कोई पास से गलत क्या आ रहा इस्तेमाल है। ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे। ACR का जो है ना, देखिए फ़ायदा था, लोग जो है ना हर किस्म का काम कर रहे थे, गलत काम नहीं, गलत काम को ना कह रहे हैं, बिल्कुल जो है ना वो सही सिमत में लोग चल रहे थे। कोई देखें वहाँ यहाँ जो कौम है ना, हम डंडे के दोस्त हैं, डंडे के यार हैं, तो थोड़ा सा ये इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप कह रहे हैं वासा जो सब एडी नाकस पॉलिसी है, बारिश एक हो जाए, बारिश होते ही हमारी मोटर्स बंद कर दी जाती है, जो इनके कुएं बने हुए होते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? वो जी मोटर के ऊपर जो है ना छत नहीं है, हम एक छत नहीं डलवा सकते वहाँ के एक छत डली हो। हालांकि बारिश जब होती है उसी वक्त आपकी मोटर्स काम करना शुरू कर दें, उसी वक्त आप वो जो डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपके इंजन स्टार्ट हो जाए, उसी वक्त आपका पानी अभी पानी आए उसी वक्त बाहर चला जाए। लेकिन वासा के अक्सर ये भी तो शिकवा होता है ना कि फंड्स की मौजूदगी नहीं है, लिमिटेड है, एक बड़ा शहर है, इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। जैसे अब मानसून के हवाले से अगर बात ना करें, चोरी करे ना चोरी चकारी करे ना, ये डीजल पेट्रोल में तो बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, कोई पूछने वाला नहीं ना इस वक्त देखें, वो ऊपर गवर्नमेंट को दिखा देते हैं ये ऐसे हो गया, ये हो गया। मैंने आपको कहा कि पंजाब में ना जैसे जो भी महकमे आ रहे हैं वो हर अच्छे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, हमने ये कर दिया। इन पे चेक एंड बैलेंस के लिए निचली सतह पे होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा ये खराबियां नहीं दूर होती। देखिए, अगर आप ये कोई मसला फीसा गौरस नहीं है कि आप एक काम कर सकते हैं कि जब बारिश हो रही है उस वक्त हमारे जो है ना वो बंद कर दी जाती हैं, मोटर्स बंद हो जाती हैं। अगर उन पे एक एक छत डालते हैं उस वक्त अगर वो काम शुरू कर दे तो पानी होगा ही नहीं, कहीं पानी रुकेगा ही नहीं। जब आप 4-4, 6-6 घंटे वो बंद रहेगी तो वो जो जोड़ बन जाएगा, जैसे जैसे पानी, जैसे जिन्होंने कहा पार्क में वो फिर वो मेन रोड्स क्लियर करते हैं, पार्क वैसे ही गंदे रहते हैं, फिर वो खुद ही खुश्क होते रहते हैं। वो आसमान की तरफ देखते हैं कि सूरज की रोशनी से जो है वो पानी खुश्क हो जाता है। बिल्कुल, और हम इस शहर की बेहतरी के लिए दिन रात दुआएं करते रहते हैं कि अल्लाह ताला ही हमारे शहर की बेहतरी का ख्याल रखें और हमारे जो लीडर्स हैं वो शहर के लिए इक़दामात करें जो कि ये शहर डिज़र्व करता है। अब्दुर्रहमान, अगर पार्किंग प्लाज़ा के हवाले से बात करें, हम देख रहे हैं कि पार्किंग प्लाज़ा पे कोई इस तरह से काम नहीं हो रहा। अक्सर हमें बातें सुना दी जाती हैं या बातें कर दी जाती है कि पार्किंग प्लाज़ा इस शहर को दिया जाएगा, लेकिन इस शहर की ज़रूरत भी है और ख्वाहिशें तो मैं सोचती हूँ कि शहर ने करना छोड़ दिया, अब ज़रूरियात पूरी हो जाए वही बड़ी बात है। देखिए, अब जो है वो इस ADP में बजट रखा है इसके लिए। ये पिछले कुछ 10-12 साल हो गए जब से ये पैंडेमिक चला आ रहा है। मसाइल फिर वही होते हैं कि हुकूमत जब बनती है PMLN की स्पेशली, तो उसका ज़्यादा फोकस होता है लाहौर में। अब ये बहरहाल अच्छी खबर है कि फैसलाबाद पे भी फोकस है, जैसे ये मेट्रो बसेस दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस दी जा रही हैं, शायद साल के एंड पे जो है वो दूसरी मेट्रो बसेस भी आ जाएं। तो पार्किंग प्लाज़ा भी ADP में रखा गया है, तवक्को है कि उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये भी मुझे लगता है कि अब इसकी भी कोई तमीर का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पार्किंग शायद उधर ही हो, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। फिर जो 8 बाज़ार बंद किए हैं उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो व्हीकल फ्री किए हैं, तो फिर अब व्हीकल कहीं ना कहीं तो खड़ी करनी है। पहले तो बाज़ारों में खड़ी हो जाती थी, तो ये ज़रूरी है। ओवर पार्किंग है, पार्किंग कंपनी बनाई गई थी कि ओवर पार्किंग ना हो।
लेकिन ओवर चार्जिंग आप देखें कि जहाँ पे भी पार्किंग कंपनी भी कर रही है, और उसके अलावा जो प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं, धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, कचहरियों के गिर्द देख लें, ज़िला कौंसल के अपनी गिर्द मनमानियाँ देख भी लें। शुरू की हुई हैं। एग्जैक्टली। तो ये वहाँ पे कोई भी बेचारा गाड़ी लगा के जाता है तो 200-250 से ले लेते हैं। तो उनकी जान तभी छूटेगी जब ये गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेस दीगर। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो जैसे लाहौर में चलती है, तो वो बता रहे थे सेक्रेटरी आरटीए कि जितनी उनकी तवक्को थी कि 3 लाख बंदा रोज़ाना बैठेगा, तो उससे कहीं ज़्यादा बैठ रहा है। तो फैसलाबाद में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितनी इनकी तवक्को है उससे ज़्यादा सवारी इन्हें मिलेगी। बिल्कुल। वही वजह होती है कि लोगों की पार्किंग से जान छूट जाती है, लोगों की किसी भी किस्म के रोले से जान छूट जाती है, गाड़ी कहाँ पे लगानी, गाड़ी का फ्यूल बड़ा महंगा पड़ता है, इवन के बाइक जैसे ख़तरनाक सवारी है, या रिक्शे पे जो सूरत हाल है, तो बस पे वो बैठ के इजीली अपना सफ़र कर लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी मौज होगी। हर स्कूल कॉलेज के बाहर आप देखें छुट्टी के टाइम ट्रैफिक जैम होती है, और उसकी वजह यही है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास, आपने रिक्शा लगवाया हुआ है, बाइक पे आ रहे हैं या गाड़ी पे आ रहे हैं। बिल्कुल। जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजरेगी, बस गुजरेगी, एक स्टॉप होगा, और स्कूल्स में भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं है ना, और फिर ये ऊपर से बिल्कुल। फ्री भी होगी, तो जो यूनिफॉर्म में होगा तो फिर सारा स्टूडेंट की खपत उधर हो जाएगी। तो ये बहरहाल एक फैसलाबाद के हवाले से बड़ा मैजिकल प्रोग्राम है कि इसके बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे अगर रोड्स पे थोड़ा फोकस मज़ीद कर दिया गया। हमें लग रहा है कि फैसलाबाद को 5-10 साल पीछे धकेला गया है। पिछले जो 4-5 साल 2018 के बाद जो हुकूमत आई है उसमें फैसलाबाद पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ, और अब वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट में गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है। अगर सोने की कीमत के हवाले से बात करें तो यूँ मानो जैसे सोने की कीमत को पड़ लगते हुए हमें दिखाई दे रही है। हर गुजरते दिन के साथ साथ सोना जो है वो महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की कीमत के हवाले से बात करें तो आज 1 तोला कीमत जो है वो गोल्ड मार्केट में 3,88,800 रुपये है। और इसी तरह से अगर 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,33,339 में 10 ग्राम गोल्ड जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। अब देखें जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हर गुजरते दिन के साथ साथ हम गोल्ड की कीमत में इजाफा देख रहे हैं। शादियों का सीज़न है, लोग इसे इन्वेस्टमेंट भी समझ रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से गोल्ड रेट चल रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक आम इंसान की ज़रूरत के तहत तो ये वैसे भी नहीं है, लेकिन जो एलीट क्लास है उसकी पहुंच से भी दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर हम करेंसी के हवाले से बात कर लें, क्योंकि डॉलर में हमारी तिजारत भी हो रही होती है, तमाम तर मामलात भी देखे जाते हैं, तो आज के करेंसी रेट्स कुछ यूँ हैं। यूरो के हवाले से बात करें तो यूरो की जो बाइंग पावर है 332.60 रुपये है और 337.7 में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह से सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.45 में ख़रीदा जा रहा है और 76.45 में बाय हो रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 77.35 में बाय किया जा रहा है और 78.35 में फ़रोख्त किया जा रहा है। पाउंड के हवाले से बात करें तो पाउंड 384.7 में फ़रोख्त हो रहा है, 389.60 में बाय वो फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत के हवाले से बात करें, डॉलर हमें मुस्तहकम दिखाई दे रहा है, 282.65 में बाय किया जा रहा है और 282.85 में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये जी आज के करेंसी के रेट थे, और जिनमें हम देख रहे हैं कि पाउंड्स और डॉलर जो है ये मुस्तहकम है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मईशत जो है वो हमारी अभी भी स्टेबल है, लेकिन गोल्ड जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे फैसलाबाद की शहर की खूबसूरती के हवाले से, फैसलाबाद शहर की ज़रूरियात के हवाले से, इसी तरह से अगर हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रोल के हवाले से बात करें तो हम एक ऐसा शहर देखना चाहते हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का इशू ना हो, जहाँ के सीवरेज के मसाइल बेहतर तौर पे हल होते हुए दिखाई दे। शराज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम वासा के रोल के हवाले से तो हमने बात कर ली कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर नहीं, इसी तरह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रोल को आप शहर में किस तरह से देख रहे हैं? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस वक्त तो हम कॉर्पोरेशन का जो अदारा है वो सिर्फ एक ही अदारा नज़र आ रहा है, उसमें सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, इंक्रोचमेंट। सही। तो इंक्रोचमेंट एक हद तक हो जाना चाहिए, बस इसको अब स्टॉप होना चाहिए। लोगों को भी थोड़ा सा जो है ना वो हमें सुकून देना चाहिए। सही। तो कॉर्पोरेशन के काफ़ी सारे जो है ना वो इख्तियारात वो तो क्लोज हो चुके हैं। आ जाकर इस वक्त कोई ऐसा नहीं, मैं ऐसा कोई कह नहीं सकते कि बहुत अच्छे इकदाम हो रहे हैं उनकी तरफ से, उनके पास भी इख्तियारात आजकल पूरे हैं। सही। तो कॉर्पोरेशन उसी वक्त ही कामयाब होती है जब बल्दियाती नुमाइंदे वहाँ होते हैं। सही। इस वक्त वो अफसर चाहिए है, वो जो बेलगाम घोड़ा कह सकते हैं,
जहाँ उनका मूड चाहता है, जहाँ दिल चाहता है वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से तजावुज़ात का मसला पुराना मसला था और ये शहर में हल होता काफ़ी चाहिए भी काफ़ी था, हद तक बिल्कुल। हो चुका है, लेकिन अब वो कहते हैं जो हो चुका है इसके बाद को ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ये हर जगह पे नहीं ऐसा काम करे। अगर वो आप कहीं वो तजावुज़ात कर रहे हैं ना, ख़त्म की है तो उसको उठवाना भी चाहिए, लेकिन उठवाने का कोई सिलसिलाकार नहीं है। वो कहते हैं वो FWMC करेगा। ये पहले सब इदारे जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मतहत, ये PHA लगा लें, ये FDA लगा लें, ये हर चीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मतहत थी, होनी भी ऐसे ही चाहिए। अगर आपने अथॉरिटीज़ बना दी हैं, लेकिन वो अथॉरिटीज़ भी सब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मतहत होनी चाहिए। अगर अथॉरिटीज़ भी कर दी है ना, तो मैं अलग-अलग अदारे बना दिए, जब लेकिन एक उनका इदारा हेड एक ऑपरेशन हो जाना लीड कर रहा चाहिए। है उसके पास ये अथॉरिटी तो हो कि इस शहर को, अगर जिस तरह से अभी आपने बात की है कि तजावुज़ात की रात दी जाती हैं, लेकिन उसका मलबा उसके बाद उठाया नहीं जाता, कि एक ही दिन तक वहीं पर पड़ा रहता है। वही होता है। इसलिए जो है ना, इधर वो इस वक्त हर अथॉरिटीज़ अपनी काम की हद तक है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक जो म्यूनसिपल है ना, म्यूनसिपल में जो है ये छोटे छोटे जो अदारे हैं ना, इनकी अथॉरिटीज़ अपनी मान चुकी हैं, ये एक दूसरे के मतहत रह नहीं चुके। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नाम की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इस वक्त, वो जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये होना चाहिए कि हर किस्म की जो है ना, ये पहले किसी दौर में ये सब हर चीज़ इनके मतहत थी। सही। तो हालांकि पुराना वक्त था जब पुराने वक्त तब में मसले हल होते हुए दिखा म्यूनसिपल- देते थे कि म्यूनसिपल यही काउंसलर होते- सिचुएशन होती थी तब भी। नहीं वो अच्छे तरीके से काम चल रहे होते थे। म्यूनसिपल काउंसलर होते थे, वो जो आपके MPs MNAs इनकी तर्ज में होते थे, लोग उनकी बात भी मानते थे, हर तरह का काम भी होता था। जब हर किस्म का अदारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मतहत था, तो फिर हर बंदा जो है उनके कहने पे जो म्यूनसिपल कमेटीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काम है वो हर काम हो रहा होता था। लेकिन इस वक्त वो उनके पास तो यही नहीं मुझे समझ आ रही कि उनके पास इख्तियारात रह कौन से गए। तो बेसिक अभी चल रहा है, जो वो अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं हम भी खुश हो जाते हैं, वो अच्छा दिखा रहे हैं, हम अच्छा देख रहे हैं। लेकिन इस शहर को अच्छे की ज़रूरत भी है, इस शहर नहीं की होना चाहिए जी, अच्छे की ज़रूरत नहीं, अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब ये स्ट्रीट लाइट्स है, ये एक दो चीज़ें रह गई हैं। वो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अक्सर वो जगह पे ये होता है, ये बिजली का बिल नहीं दिया जी, ये बंद हो चुकी हैं। या तो उनके पास को फंड्स की आ रहा है, को मसाइल आ रहे हैं, अगर बिजली के बिल नहीं पे हो रहे होते, इसलिए कि वो आपदा नहीं चलानी है ना, आपने तो लगा के दे दी है। अगर आपको गाड़ी आती भी है, किसी के पास आती है, तो वो कहेगा मैं जी सिर्फ चार लाइट्स हैं मेरे पास, एक इलाका है उस पर 100 की ज़रूरत है, आप एक 4 लाइट्स लेके आ जाते हैं। 4 लाइट्स से मैं 4 बल्ब की बात कर रहा हूँ, लाइट्स तो फिर क्या बात है। अब 4-5 बल्ब होंगे किसी के पास, वो कहेगा मैं आया हूँ गाड़ी लेके जी, मैं लगाने लगा हूँ यहाँ। आप 4-5 बल्ब लगा के वो बाकी जो लोग हैं वो आपको बहुत बुरा भला कहेंगे कि ये इन्होंने अपनी मनपसंद शायद लगवा दी हैं। इसलिए जब ये बल्दियात का जो हम रोना रोते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपने हर चीज़ का फंड होता है। क्या आपने कहा होता है कि हमने ये लाइट्स पे लगाना है, ये हमने ये पैच वर्क के लिए रख दिया, ये हमने तरक्याती काम, हर चीज़ होती है। अब मुझे तो नहीं नज़र आ रही कोई ऐसी तो इस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरह से शहर की ज़रूरियात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मसले मसाइल भी इस शहर के हल करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। अब्दुर्रहमान, यहाँ पर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रोल किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ पर फ़ंड्स की गैर मौजूदगी है? अगर हम सिर्फ स्ट्रीट लाइट के मसले के हवाले से बात करें, आप ये देख रहे हैं कि कोई नया मसला नहीं है, फरवरी से ये मसला हमें देखने में मिल रहा है, और जिस तरह से फिर मौसम जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, तो ये मसले पे मसला है, लेकिन ये हल नहीं हमें कहीं पर होता दिखाई दे रहा। देखिए मैं चेयरमैन मुंतखब होते हैं वोट लेके, उन्होंने मेयर मुंतखब करना होता है, वो सारे इस शहर के होते हैं और मजबूर होते हैं कि वो काम करें। अब कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर है, इससे पहले मरियम खान सिल्वर सईद गुजरी हैं अभी यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, ये मसला जो है हल होता हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन वक्त थोड़ा सा कलील था, इस वजह से आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं जान सके। लेकिन इस शहर के मसले हल करने के लिए हुकूमत जो है वो तवज्जो दे रही है, इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं, फर्दर भी शहर की डेवलपमेंट के हवाले से हम देख रहे हैं कि बेहतरी आ रही है, और ऐसे भी कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया शराज एहसान कालवा साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सब्जियों की कीमतों के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल आता है और जिसकी वजह से हमारा किचन बजट जो है वो भी कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रहा होता है। तो आज सब्जियां किस कीमत पे बिक रही हैं ये हम देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन है? फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ पीर की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। 475 रुपये से बढ़कर 500 रुपये फ़ी किलो हो गया है। मार्केट में 550 रुपये के लगभग बेचा जा रहा है। अंडा फार्मी 1 रुपये महंगा होता 309 से बढ़कर 310 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त होगा। और अगर सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो आलू कच्चा सिल्का साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 80 रुपये मार्केट में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। प्याज की कीमत बगैर अदोबदल के 65 मार्केट में 80, टमाटर 138 रुपये मार्केट में 200 रुपये। अदरक चाइना की कीमत साबका कायम रहती हुई 420 मार्केट में 450 और इसी के साथ साथ लहसुन हरनाई साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 260 मार्केट में 300 से 350। सब्ज़ मिर्च 110 मार्केट में 130 से 150 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त की जा रही है। फूल गोभी 150 रुपये मार्केट में 150 से 80। बंद गोभी की कीमत बगैर अदोबदल के 120 मार्केट में 130। घिया कद्दू 5 रुपये इजाफे के बाद 105 से बढ़कर 110 मार्केट में 150। बैंगन की कीमत बगैर अदोबदल के 100 मार्केट में 120। खीरे 55 मार्केट में 100। मटर की कीमत 340 रुपये मार्केट में 300 से लेकर 350 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। पालक 60 रुपये मार्केट में 70 रुपये। और अगर फलों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो सेब गाचा अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 250 है और मार्केट में भी 250 रुपये में दस्तियाब है। केला साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 120 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में 80 से 100 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। आम चौसा 280 मार्केट में 300। अमरूद 95 मार्केट में 100 से लेकर 150 रुपये। अनार देसी 310 मार्केट में 400। चकोतरा 125 रुपये मार्केट में 100 से लेकर 130 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। मजमूई तौर पर कीमतों की बात कर ली जाए तो ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है। सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल देखा गया है। फलों की साबका कीमतें बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। सब्जियों की जो अहमियत है इसे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें आजकल के दौर में हम देखते हैं कि हर तरफ हमें केमिकल नज़र आ रहे होते हैं। जो ऑर्गेनिक फूड है इसकी कमी हमारी ज़िंदगी और हमारी सेहत को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रही होती है। अगर दूसरी जानिब बात करें, अगर पंजाब के हवाले से तो हम देख रहे हैं कि फ़्लड की सिचुएशन की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तो बहुत अच्छा चल गया, लेकिन रिलीफ़ और रिहैबिलिटेशन किस तरह से करनी है, कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई किस तरह से होगी। और किचन गार्डनिंग आजकल के दौर में एक हॉबी भी है और आपके लिए यूज़फुल भी हो सकती है। इन सब टॉपिक्स पे हम आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू करने से पहले जो हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। यकीनन एक ऐसे मेहमान हैं हमारे जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। फैसलाबाद के नामवर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जलाल आरिफ साहब हैं, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्र। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़्लड की सिचुएशन के हवाले से। एक ऐसा डिज़ास्टर हमने देखा है कि पूरा पंजाब केपी के साइड सारी इफ़ेक्ट हुई है। अब सबसे बड़े जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं हम देखेंगे कि सब्जियां महंगी हो रही हैं, इसके नताए जो एक आम शहरी की ज़िंदगी को मुतासिर करेंगे। रिहैबिलिटेशन किस तरह से की जाए? हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा जो इसका जो डैमेजेस हुए हैं, नुकसान हुआ है, उसको मैंने अपने एक चैनल पे व्लॉग भी किया है। तो इसका जो डैमेजेस है, इसमें रिवर रावी जो है, चनाब जो है और सतलज है, इसमें पानी का इतना बहाव हुआ है, इतने लाखों क्यूसिक फुट पानी आया है जो कि बियॉन्ड एनी एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड एनी जो है कंट्रोल जो है। इसमें मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को, वज़ीर आला को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको, बहुत सारे एनडीएमए को, पीडीएमए को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। अब जो रावी जब शुरू हुआ, सारी बहुत देर से हम देख रहे हैं वो सूखा हुआ है। लोग कह रहे हैं ये गंदा नाला है, उसमें इतना पानी आया। उसके बाद जो है ये नारोवाल, हाफजाबाद और शेखुपुरा और गुजरांवाला, इसके गिरदोनवा के जो देहात हैं वो सारे डूब गए। इसके बाद गुजरात साइड जो मैडम डूब गई। इसके बाद जब जो है जो चनाब जो है जिसमें हम फाल करते हैं, जंग है और इसके बाद जो है चन्योट है, इसके इर्द गिर्द के देहात हैं सारे डूब गए। और ख़ास तौर पर जो है गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद, नारोवाल में तो चावल की फसल बिल्कुल ही पानी में डूब गई है। और कपास की फसल जो है पंजाब के सेंट्रल पंजाब में और साउथ पंजाब में तकरीबन 20% इसका नुकसान हुआ है। और इसके अलावा 40 लाख जो है इंसान जो हैं इससे मुतासर हुए हैं।
1.3 मिलियन एकड़ लैंड जो है, यानी कि 13 लाख एकड़ ज़मीन जो बिल्कुल है इसी तरह ज़ेरे से आब आ गई इतना बड़ा है, नुकसान। और 15 से 20 लाख जो हैं जानवर जो हैं उनको मुंतकिल करना पड़ा है। तो डॉक्टर आशिफ हुसैन कुरमानी जो है वज़ीर ज़राअत, उनका कहना है कि हमने इसको महफूज मकामात पे मुंतकिल किया है। इनको चारा, वंडा, भूसा प्रोवाइड किया है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की है, और इसके अलावा जो तखमीना लगाया गया है पूरे पाकिस्तान में ये कोई 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, और ये और ये कितना चार- बड़ा है और हमारी मैशत के लिए कितना बड़ा धचका है। और 400 अरब का जो नुकसान है उसमें से 300 अरब का नुकसान जो है वो एग्रीकल्चर में है। और मैंने ये देखा है कि डॉक्टर एहसन इकबाल, प्रोफेसर एहसन इकबाल जो नारोवाल से तल्लुक़ रखते हैं, मैंने देखा है वो पैंट शर्ट पहने हुए सैलाब के पानी में फिर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह मैंने सियालकोट में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ को देखा है, वहाँ पर बरसाती नाले जो है और दूसरे जो नाले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया, सियालकोट भी डूब गया, ख्वाजा आसिफ को भी मैंने देखा है। इसके अलावा मैंने मरीम नवाज़ को देखा है। हमारे पाकिस्तानी लोगों को बहुत सारा इख्तलाफ होता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, हमारे अदारे कुछ नहीं करते। मेरे उन पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि तनकीद करना बहुत आसान है और काम करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा मरीम नवाज़ रिवर रावी में गई, कश्ती में बैठकर सवार किए, सियालकोट में गई, जंग में गई और बच्चों के साथ मिली, और बहुत सारे बंद तोड़े गए शहरों को बचाने के बिल्कुल, लिए। शहरों को महफूज तो रखने मैं के ये कहता हूँ कि मरीम नवाज़ का जो काम है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है, और उसने बड़ी मेहनत की है और लोगों के साथ। और उसने एक और इसकी बात मैंने देखी है, 40 से ज़्यादा डिप्टी कमिश्नर हैं, उसने इतना सेंसिटाइज़ किया हुआ है, इतना प्रेशराइज़ किया हुआ है। अब मैं नहीं समझता कि पंजाब का डीसी इन दिनों में सोया हुआ होगा। अब वो प्रेशराइज़ होने के बाद अब मैंने देखा है वो मोटिवेट हो गए हैं, अब वो खुशी के साथ अपना काम कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं ये टिकटॉक बनाते हैं, भाई जो काम करेंगे तो ये उनको दिखाना है ताकि लोगों को पता चले क्या कि हो क्या रहा काम हो रहा है। क्या हो रहा है। ये जो है हमारी तनकीद जो है, पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी कौम है। दुनिया के 200 ममालिक में मैंने 10-12 मुल्क देखे हैं। हमारे मुल्क जो है अस्पतालों में खाना पहुँचाते हैं, मरीज़ों को दवाइयाँ पहुँचाते हैं, हमारे लोग सिला रहमी करते हैं। हम अपने मुल्क पे ज़्यादा तनकीद करते हैं। और इसी तरह मैडम जो है KPK में 600 जानवर जो हैं लुकमा अजल बन गए, बिल्कुल। और 1000 अफराद जो है इस सैलाब में जो है लुकमा अजल बन गए। तो ये जो है ये पानी जो खड़ा है, जो चावल के में खड़ा है, ये तो चावल तो तबाह हो गया। अगर ये पानी 2 महीने तक खड़ा रहता है तो मैडम इसमें गंदम की बजाई जो है किसान मुतासर हो कितने सकती मुतासिर है, हो रहे हैं। बहुत मुतासर हो सकती है। तो ये बहुत सारा नुकसान है। तो इसमें मैंने देखा है कि कहते जी ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं करती, वज़ीर आला कुछ नहीं। एक मैंने देखा है असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की जो कि फ्लड ऑपरेशन को निगरानी कर रहा था, दौरान फ्लड ऑपरेशन में उसकी मौत वाक़या हो गई। और इसी तरह मैंने एक सूफी सिंगर है हदीका कियानी को देखा है, वो लोगों के घरों में जाकर सामान पहुँचा रही है। और सबसे बड़ा पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखूबत का नेटवर्क है, डॉक्टर अमजद साकब जो है, उनका कहना है कि ये सैलाब है, इसकी तस्वीरें बन गई। अब जो है जिनके जानवर जो हैं बह गए हैं, जिनकी ज़मीनें बह गई हैं, जिनके घर में चावल नहीं है, जिनके घर में कुछ सब्ज़ियां नहीं हैं, उन्होंने अगली ज़िंदगी रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, उसको अखूबत जो है कर्ज़े देने जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट उनको कर्ज़े दे रही है और NGOs कर्ज़े दे रही हैं। और पाकिस्तानी कौम को मैं आपके इस चैनल के हवाले से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। हमारे सिर्फ 5% लोग बुरे हैं मैडम, 95% लोग मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो करोड़ों रुपया अस्पतालों में पहुँचाते हैं, अरबों रुपया जो है चैरिटी पे खर्च बिल्कुल करते इसी हैं। तरह से इस मुश्किल की घड़ी में जलाल साहब आपने देखा होगा कि सब एक आवाज़ है। हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, हमारी CM साहिबा हैं, हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं, जहाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी है हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और ये है खूबसूरती हमारे लोगों की। मैं बिल्कुल आपकी बात को, अब देखें हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का रोल देखें, हमारे प्रोफेसर वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, उन्होंने कहा अब ऐसे है लोग अफवाहें बड़ी उड़ाते हैं। लोग ना, अब देखें जब कोरोना आया था तो हमारे फैसलाबाद के जनरल अस्पताल में 50,000 बंदे चले गए देखने कि कोरोना कैसे होता है। हमारे लोगों में वो शऊर नहीं है, हम क्लैमिटीज़ को क्लैमिटी नहीं समझते, हम मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते। अब जिसके जानवर बह गए हैं, जिसकी फसलें बह गई हैं, जिसके पूरे साल का अनाज बह गया,
उसने वो कभी भीख नहीं मांग सकता, वो किसी से मांग कर नहीं खा सकता। आप उन वज़ादारों की, उन सफ़ेद पोशों की ज़िंदगी का देखें तो मैं ये कहता हूँ कि मरीम नवाज़ जो हैं और उनके फेडरल मिनिस्टर जो हैं और अमजद साकब और वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी का ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी एक्सपोर्ट कम होगी, हमारा एफ्लाटॉक्सिन जो है, हमारी बीमारियाँ आएंगी, ये चीज़ें आएंगी, तो इनको हमने कैसे कम्बैट करना है, इसका रिहेबिलिटेशन कैसे करना। और दूसरी ये है, मैं अपने अरबाब बस्तों कुशात को भी ये कहूँगा कि हर साल ही जो सैलाब आते हैं हम इसकी फोरकास्ट नहीं कर सकते, हम उनको नहीं करते, ये हमारी गलती है। हमें फ्लड जो है, रेजिलिएंट जो है, स्ट्रेटजिक प्लान बनाने की ज़रूरत है। जब भी कभी सैलाब आए, जब भी कभी तूफ़ानी आए, तो हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। गलतियों से हम सीख नहीं रहे। जलाल साहब, आपने देखा होगा कि 2010 का फ्लड है, फिर इसी तरह से गुज़श्ता सालों में फ्लड आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम मेंटली तौर पे या स्ट्रेटजिक प्लानिंग करके तैयार नहीं रह पा रहे, जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोग मौसमियाती तब्दीलियों को एक इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन असल जो बात है ना, हमें भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, मौसमियाती तब्दीली। ये साइंसदान जो है पिछले 10 साल से चीख रहे हैं मौसमियाती तब्दीली, इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये क्या जी मौसम, अब क्लाउड बर्स्ट का जो मैंने कभी ज़िंदगी में लफ्ज़ नहीं सुना, इतना क्लाउड बर्स्ट आया, इस तरह का आया। और तांदलियाँ वाला में मैडम इतनी बिजली चमकी कि लोग खौफ व हरास का शिकार हो गए। एज़ पर माई लिटल नॉलेज, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के दफ्तर में बिजली गिरी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस तबाह हो गए। तो इस तरह की बिजली मैंने कभी भी नहीं देखी, इस तरह का क्लाउड बर्स्ट मैंने कभी भी नहीं देखा। तो देखें, जब गर्मियों के महीने होते हैं तो सर्दी रहती है, सर्दियों के महीनों में जनाब गर्मियाँ जाती हैं। बिल्कुल, बारिश में भी जलाल साहब आपने ये देखा होगा कि या तो बारिशें होती नहीं हैं, और जब बारिशें होती हैं इतनी सवेर होती हैं कि हमारा पूरा शहर डूब जाता है। तो इसमें जनाब बात ये है कि गवर्नमेंट ने तो बहुत देर से, साइंसदान तो बहुत देर से कह रहे हैं, अब हम इसको सीरियस नहीं लेते। हम कब सीरियस लेते हैं? जब आफत हमारे घर आ जाती है। हम कब सीरियस होते हैं? जब सैलाब हमारे घरों को तबाह कर देते हैं। हम कब सड़कों पे आते हैं? जब हमारे मकान तबाह हो जाते हैं। मैंने बताया कि 6000 जानवर KPK में तबाह हो गया, और जितना फल है बलूचिस्तान में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैंने बताया ये 400 अरब का नुकसान है। तो ये एक पॉलिसी तो बनाएगी गवर्नमेंट। अब हर ज़िम्मेदार का कितना नुकसान हुआ है, तो मैंने एक BBC की रिपोर्ट देखी है। उन्होंने एक ऐसा मियाँ बीवी बैठे हैं, वो कहते हैं हमारे पास मंडी बहाउद्दीन में, उन्होंने BBC ने रिपोर्ट किया कि हमारे पास जितना चावल था वो बह गया, हमारे जो जानवर हैं वो बह गए। और मैंने देखा है कि मैंने भी अपने YouTube चैनल पे ये चलाया, इनोवेशन नेक्सस पे, कि इंडिया से जो है जानवर जो है बह कर आ रहे हैं। तो हमारे लोगों में जो है कुछ जो 5% बुरे हैं, उनमें ये बिल्कुल शऊर नहीं है, एहसास नहीं है। ये कोई लूट का मार नहीं है, ये बेचारे गरीबों और ज़िम्मेदारों का और आम सफ़ेद पोश लोगों के जानवर हैं। ये आपके पास एक अमानत है। बिल्कुल जलाल साहब, हर इंसान बुरा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुरे इंसान भी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। हम ये भी देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे जो कि मुनाफाखोरी करेंगे, जिसे कहते हैं कि लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करेंगे। तो दूसरी जानिब ऐसे लोग भी हैं जो कि दूसरों की मुश्किलात को आसान करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यकीनन हमें एक अच्छाई को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन जो कि ऐसी सोच रखते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है। और हुकूमत यकीनन ऐसे इस हवाले से पॉलिसीज़ भी बना रही होगी। फर्दर भी इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सैलाब की सिचुएशन के हवाले से प्रोग्राम में बात हो रही थी। हम देख रहे थे कि खड़ी फसलें जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाह बर्बाद हो गई है। इस तरह से जो राब्ता पुल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। रेलवे का जो निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर दिखाई दिया है। इस सिचुएशन हम अगर बात करें, बहुत सारे ट्रैक थे जो कि पानी में डूब गए थे। मौजूदा सिचुएशन किस तरह से है, क्या ट्रैक बहाल होना शुरू हो गए हैं कि नहीं हुए, इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा सिटी 41 अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस अली, बताइएगा कि मौजूदा सिचुएशन क्या है? रेलवे ट्रैक के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगर हम मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें, अवैस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, आप मुझे बताइए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं?
रेलवे ट्रैक के हवाले से हम बात कर रहे हैं और रेलवे ट्रैक के हवाले से फर्दर क्या अपडेट्स हैं इस पर हम बात करेंगे। नुमाइंदा सिटी 41 से रब्ते की कोशिश कर रहे हैं तो रब्ता होता है तो हम आपको बताते हैं कि ट्रैक्स की सूरत हाल क्या है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फ़्लड की सिचुएशन यकीनन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो काफ़ी देर तक रहेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि हम इन कॉन्सिक्वेंसेस से किस तरह से लड़ सकते हैं, क्या हिकमत अमली जो है वो अपना सकते हैं। अवैस हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अवैस हमारे साथ लाइन पे है। अवैस बताइएगा कि रेलवे की क्या सिचुएशन देख रहे हैं, ट्रैक्स की सूरत हाल बेहतर हुई है? अवैस अली से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि किस तरह से सिचुएशन है। अवैस बताइएगा कि ट्रैक की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद से जो ट्रेनों का रूट है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका है। मिलत एक्सप्रेस गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो है वो 16 रोज बाद बहाल हुई, जो फैसलाबाद से कराची रास्ता लाहौर सफर के लिए जिससे सहूलत मिली। और दीगर ट्रेनें हैं जिनमें शालीमार एक्सप्रेस है, पराक्रम एक्सप्रेस है और रहमान बाबा एक्सप्रेस है, जो फैसलाबाद से लाहौर, रावलपिंडी और कराची के लिए रवाना होती हैं। वो ट्रेनें ताहाल जो है वो बहाल नहीं हो सकी हैं। 19 रोज हो चुके हैं। सैलाब के पेश नज़र फैसलाबाद से दीगर शहरों को रेलवे सफर पूरे अंदाज से मुतासर है। पहले 4 ट्रेनें बंद थी और मिलत एक्सप्रेस को गुज़िश्ता 2 रोज पहले जैसा कि बहाल भी किया गया है। उसके बाद मजीद 3 ट्रेनें जो है वो ताहाल बहाल नहीं हुई हैं। महकमा रेलवे का ये कहना है कि ट्रैक को क्लियर करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जैसे ही ट्रैक मुकम्मल क्लियर हो जाएगा तो फैसलाबाद से वैसे आप बता सकते हैं अभी भी कौन से जो ट्रैक है वो सबसे ज़्यादा मुकम्मल तौर पर रेलवे रूट बहाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को एक बड़े खसारे का सामना भी है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का खसारा फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को बर्दाश्त करना पड़ा है सैलाब के पेश नजर रेलवे ट्रैक मुतासर होने से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैसे ही तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेलवे ट्रैक जो है वो बहाल होना शुरू हो चुके हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत ज़्यादा जल्द हम रेलवे ट्रैक जो है वो दोबारा से बहाल होते हुए देखेंगे। रेलवे की जो ट्रेन्स हैं वो दोबारा से आमदोरफ्त इनकी जारी होगी। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना रहा है। सैलाब की सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें तमाम तबकात जो हैं वो हमारे मुतासर हुए हैं। इसी तरह ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक डिज़ास्टर जो है वो कुदरती आफात हो जाती है, लेकिन इन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोफेसर जलाल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा भी है कि ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक होंगे, जिसमें हमारे किसान हैं वो मुतासर हो रहे हैं, वो लोग जिनकी जमा पूंजी सैलाब में बह गई है। अब सवाल ये है कि किस तरह से रिहैबिलिटेशन हो, इन कॉन्सिक्वेंसेस से किस तरह से इन्हें मैनेज किया जाए। बहुत शुक्रिया मैडम। बात यह है कि नुकसान तो जो होना था वो हो गया, अब हमने आगे का सोचना है। जैसा कि मैंने बताया था, डॉक्टर इकरार अहमद खान जो हमारे साबिक वाइस चांसलर हैं, उन्होंने इससे पहले भी जो सैलाब आया था पूरी ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की टीम लेकर सिंध में गए थे। उनको रिहैबिलिटेशन प्लान दिया, उनको सब्जियों के बीज दिए और उनको दूसरी फसलात के बीज दिए और उनको वाटर मैनेजमेंट पे और दूसरी क्रॉप्स के बारे में एडवाइजरी सर्विस दी। अब इस सैलाब में भी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 पे फ्रंट पे खेल रही है। तो ज़री यूनिवर्सिटी जो है फैसलाबाद 35,000 से ज़्यादा तलबा व तालबात इस कैंपस के बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी के सीनियर ट्यूटर और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर वाइस चांसलर की क़यादत में फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मैंने कहा ये फ़ंड रेजिंग लेकर ये इन सैलाब के इलाकों में जा रहे हैं और इन पर्सन जो है पर्सन टू पर्सन जाकर डिलीवर कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है, डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा कि ये जो है ये कोई फूड सिक्योरिटी का मसला नहीं, मसला ये जो पानी खड़ा हो गया है, ये अगर खड़ा ही रहता है तो ये चावल तो इसने तबाह कर दिया। अब तो ये है या तो नेचर पे देखें, धूप लगे और बारिशें ना हो फिर पानी ख़त्म होगा। और इस पानी को निकालने का मसला है, इसमें पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इफ्तिखार अली साहू जो है वो अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, मिनिस्टर एग्रीकल्चर मीटिंग कर रहे हैं, वाइस चांसलर जो है मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सारे लगे हुए हैं क्योंकि ये ज़राअत जो है ये मुल्क की इकानमी है, अगर ज़राअत बह गया तो मुल्क बह जाएगा। तो ये मैंने बताया ज़ेरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कोशिश कर रही है और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क का अखुवत जो है डॉक्टर अमजद साकिब जो कह रहे हैं कि अब हम इनको इनके घरों में जाकर जो है सूद फ्री कर्जे देंगे और इनको चीज़ें देंगे, बीज का देंगे, ट्रैक्टर देंगे और सारी चीज़ें देंगे ताकि ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाएं। और दूसरा ये पानी हमें निकालना होगा तो ताकि हमारी जो है दूसरी जो फसल है जो गंदम की है उसकी बिजाई जो है वक्त पर हो सके। अब बाकी ये है कि फूड सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा लेकिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देगी। और दूसरा मैडम कॉटन जो है इस पर हमारी पंजाब गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट इतनी कोशिशें कर रही थी
कि ये कि ज़माना था कि 14 मिलियन बेल तो सालाना पैदा होती थी। अब इतना इसमें डिक्लाइन आ गया, इतना करिए 5 मिलियन बेल तक चल गई। तो मैंने देखा है इफ्तिखार अली साहू साहब सही मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला जब पंजाब थे, तो उन्होंने कॉटन की रिवाइवल में जो स्ट्रेटजिक प्लान दिया, तो मैं मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका दिया हुआ प्लान अब तक कॉटन रिवाइवल में चल रहा है। तो उन जो नेशनल जो है फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी और पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब के तमाम अदारे इस पर कोशिश कर रहे थे कि 2025 जो है कॉटन की रिवाइवल का साल होगा। इसके बावजूद जो है जो आम अदारे हैं जो नॉन ऑथेंटिक है वो तो कहते हैं 50% कॉटन का नुकसान हो गया, लेकिन जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है वो 20% नुकसान हुआ। इसके बावजूद इन तमाम फ्लड की कैलेमिटीज़ के बावजूद, सैलाब के बावजूद अब भी जो है कॉटन की प्रोडक्शन बेहतर हुई है, इतने हालात बुरे नहीं हैं। तो ये अखूबत वाले लोग जो हैं कर्जा दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटियों की फैकल्टी जो है, और पंजाब गवर्नमेंट जो है मरीम नवाज़ को मैंने नहीं देखा एक दिन जो है अपने दफ्तर में बैठी हो, वो डोर टू डोर पहुंच रही है और चीज़ें जाके पहुंचा रही है। और मिनिस्टर जो है एहसन इकबाल साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और ये सारे जो डोनर जो हैं हमारे, जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी, हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी कौम है। इसमें कराची के लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, फैसलाबाद के लोग, मैंने मैडम ऐसे लोग देखे हैं कि जो जाते हैं अस्पतालों में 2-2 वक्त का खाना पहुँचाते हैं। वो पूछते हैं जी आपका नाम क्या, कहते हैं हम जिसकी खातिर दे रहे हैं और जिसके हुक्म पे दे रहे हैं उसको हमारा नाम भी पता है, उसके पास हमारी तस्वीर भी है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं। ये पाकिस्तानी कौम जो है इसका जज्बा इतना है, इसने 65 में जंग लड़ी और ये जो जंग जो है 2025 में लड़ी है। बिल्कुल जनाब साहब, मुश्किल वक्त में यही जज्बे की ज़रूरत होती है। बात ये है कुदरती कि आफात है, लेकिन अकेली इसके बाद फौज नहीं लड़ती मैडम, फौज नहीं अकेली लड़ती, फौज के पीछे ये जज्बा खड़ा है। 65 की जंग में जो है हम तो उस वक्त छोटे थे, हमारे पाकिस्तानी शहरी, सियालकोट के शहरी टैंकों के नीचे बैठकर अपने आप को तबाह करके इस मुल्क को, सरजमीन को उन्होंने डिफेंड किया। और इसी तरह ये जो 2025 में आप देखें इंडिया इस सारी ज़िंदगी से हमें ब्लैकमेल कर रहा था, तो बुनियादुल महसूस जो है उन्होंने ऐसा, आर्मी चीफ़ ने इस तरह कुरान को हम बहुत लोग खोलते ही नहीं हैं। आर्मी चीफ साहब की मेहरबानी है, उन्होंने आधी आयतें तो हमें वैसे ही याद करा दी। और बुनियादुल महसूस मैंने कभी किसी आलम दीन से नहीं सुना था, तो उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया, फजर की नमाज बुलंद, और ये सारा गया। अब इतना पाकिस्तान में बेहतरी हालात हो रही है, अब पूरे दुनिया के 200 मुल्कों के फैसले पाकिस्तान की तरफ हो रहे हैं। अब ये देखें ईरान का मसला, इसराइल का मसला, इंडिया का मसला, अब जो है पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और सबसे बड़ी जो खुश आइंद बात है कि सऊदी अरब जहाँ पे लोग तरसते हैं उस सरजमीन पर जाने, उन्होंने हमें अब अपना मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर लिया। तो ये बहुत लोग इसको, ये टिकटॉकर है, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि होली सरजमीन जो है, मुक़द्दस सरजमीनों पे टिकटॉकर की बात ना करें। तो जब हम सऊदी अरब से पैक्ट मान जाएंगे तो हमारा जो जितना भी कर्जा है वो एक पेनी है उनके बराबर, कोई मुसीबत नहीं। तो ये सारी आयतें, पहले जंग हमने जीती, फिर अब हमारा सऊदी अरब से मुआहदा हुआ। अब यकीन माने जब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ गए, उन्होंने तोपों से सलामी दी, प्यारों में सलामी दी, यानी कि ये वही मुल्क है जिसके बारे में हमारे लोग कहते हैं ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, पाकिस्तान बड़ा गंदा मुल्क है। जनाब दुनिया भर में आप चले जाएँ, जो आज़ादी, जो फ्रीडम, और पाकिस्तान में जितनी एजुकेशन सस्ती है, जितनी हेल्थ के मसाइल इशू हैं, आप देखें जितना मर्जी आप किसी के हार्ट का भी ऑपरेशन में आप चल जाएँ, ये नहीं मैं कहता इस गवर्नमेंट की, जिस भी गवर्नमेंट में चल जाएँ, आप FIC में चल जाएँ, कार्डियोलॉजी में चल जाएँ, अगर आपका 10 लाख का भी खर्चा होता है तो गवर्नमेंट पे करती है। अगर आप अमेरिका में होगा तो आपको गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। तो मेरी ये आपके चैनल से इस्तदा है उन बच्चों को जो 14 से 19 साल तक हैं, जो ये कहते हैं पाकिस्तान रहने वाली जगह नहीं है, उनको किसी मुल्क ने नहीं झीलना, उनको किसी मुल्क ने स्टे नहीं देना, वो वहाँ पे 3rd क्लास सिटीज़न रहेंगे। इस मुल्क के लिए काम करें, इस मुल्क के लिए जिएं और इस मुल्क के झंडे को ऊपर लेके चलें। और ये फ्लड में जो है सारे लोग बाहर आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे बहन भाई अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। तो इसमें मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ को और फेडरल गवर्नमेंट को और अखूवत को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, यूनिवर्सिटियों को, तमाम तलबा व तालबात को आपके चैनल से इस्तदा करता हूँ
कि मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे की तकलीफ में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल इसी ये तरह ऐसा से नहीं है कि ये अगर हम उनका आज साथ नहीं देंगे तो कल ये सलाब खुदा हम पे भी नाफत कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मुश्किल के टाइम में ज़ाहिर सी बात है अपनों का ही पता चलता है कि कौन सा मुश्किल में हमारे साथ है और कौन नहीं है। तो ऐसे में क्रिटिकल सिचुएशन है, सैलाब की सिचुएशन में हमारे बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, इदारे जो हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मिलजुल के, लेकिन यहाँ पर मुखय्यर हजरात हैं, उन्हें बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करने के लिए आना होगा। फर्दर किचन गार्डनिंग के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त का एक छोटी सी ब्रेक की मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। हम आपकी सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहते हैं और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने बर्थडे को शामिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बर्थडे के हवाले से क्लिप और अपने बर्थडे की डेट हमें व्हाट्सएप करनी पड़ेगी ताकि हम आपकी सेलिब्रेशन में शामिल हो सकें और आपकी बर्थडे को हम हमारे सिटी एट 10 में शामिल कर सकें। आज की सालगिरह के हवाले से बात करें, आज हबीबुर रहमान संघेड़ा और वहीदुर रहमान संघेड़ा अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। हबीबुर रहमान और वहीद को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और आप इसी तरह से मुस्कुराते रहे। और पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल नज़र आता है वहीद का, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं किचन गार्डनिंग के हवाले से। आज के दौर के हवाले से बात करें ना, हम देखते हैं कि हर तरफ पोल्यूशन है। कोई भी सब्ज़ी अगर हम बात करें तो हम ये सोचते हैं कि आया ये साफ़ सुथरी है, इसमें केमिकल तो नहीं है। और ऐसी बेशुमार जो ख़बरें हैं वो सोशल मीडिया पे दिखाई देती है कि अब फूड जो है वो ऑर्गेनिक नहीं रहा। आज के दौर में ऑर्गेनिक फूड की कितनी इंपॉर्टेंस है, किचन गार्डनिंग किस तरह से कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोफेसर जलाल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि किचन गार्डनिंग, अगर गार्डनिंग के हवाले से बात करें आज के दौर में ये कितनी यूज़फुल है? बहुत शुक्रिया। तो किचन गार्डनिंग जो है, इसके जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इकरार अहमद खान की सरबराही में हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसको यूनिवर्सिटी की एंडोमेंट फंड ने जो है सपोर्ट किया था। उसमें हमने टोबा में, जंग में, फैसलाबाद में और लाहौर में और नारोवाल में और इसके अलावा जो है उकाड़ा में ये पर लॉन्च किया था। हमने घरेलू ख़वातीन को इसमें मदऊ किया था। हमने इसको गाइड किया था कि आप देखें कि सब्ज़ियां जो है अब इतनी महंगी हैं। अब तो जनाब जो एज़ कम्पेयर टू जैसे ज्वेलरी जब कभी हम ख़रीदना चाहते थे, जब आप भाव पूछते हैं तो आपके जो है सर जो है चकरा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अब जो पुराने ज़माने में ज़माना जहलियत में जो लोग सब्जियां खाते थे या दालें खाते थे तो उनको ज़रा कम जो है इन्फ्लुएंशियल समझा जाता था। अब आप दालों के भाव देखें, सब्जियों के भाव देखें, वो तो एक आम आदमी की रीच से बाहर चला गया है। तो हमने जो किचन गार्डनिंग में बताया है कि मसलन आजकल जो है, मैं आपके चैनल से कहूँगा कि ये विंटर वेजिटेबल का सीज़न है। तो विंटर वेजिटेबल के लिए अगर आपके घर में अगर जगह है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आधा मल्ला भी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आधा मल्ला भी नहीं है तो आप अपने छोटे छोटे पॉट में, गमलों में इसको लगा सकते हैं। अब अगर आपके पास छत है जहाँ से 6 से 8 घंटे तक लाइट है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। तो इसमें डॉक्टर मुजम्मल जहांगीर, डॉक्टर मोहम्मद आजम, डॉक्टर अतीक जो है, डॉक्टर दिलदार खान गोगी, मैं इनका प्रोजेक्ट मैनेजर था। हमने पूरी यूनिवर्सिटियों में इसकी लॉन्चिंग कैंपेन की, अवेयरनेस कैंपेन की, जो वेमन यूनिवर्सिटियों में गए, कॉलेजेस में गए, स्कूल्स में गए, क्योंकि बच्चे जो पैगाम लेकर जाते हैं तो वो अपने घरों को बताते हैं। तो हमने देखा कि लोगों ने गमलों में सब्जियां लगानी शुरू कर दी, रूफ टॉप पे सब्जियां लगानी शुरू कर दी। अब देखें, आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको जो है सब्जियों को तलब बताता है। तो आजकल जो बीमारियां हैं इतनी ज़्यादा हैं, हर आदमी जो है दूसरा बीमार, जो नहीं बीमार है, भी नहीं है जो बीमार नहीं है वो उसने टेस्ट नहीं अभी कराए। और इतनी जहालत है हमारे माशरे में कि लोग टेस्ट इसलिए नहीं कराते कि कुछ ना कुछ निकल आए। तो ये जो सब्जियां हैं ये जनाब आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती हैं। ये जो सब्जियां जो हैं एंटीऑक्सीडेंट करती हैं और ये सब्जियां जो है कैंसर के ख़िलाफ़ आपको जनाब सपोर्ट करती हैं। और ये सब्जियां जो हैं कैंसर के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत, आपकी जो है मैदे का निज़ाम हज़म को दुरुस्त करते हैं, आपकी स्किन की ब्यूटी को, आपके बालों की खूबसूरती को। ये जितने भी विटामिन बी, सी, के जो हैं, ये सारे के सारा जो है, पालक जो है, मेथी जो है, इसमें आयरन है। तो ये गाजर जो है ये इतनी ज़बरदस्त है, इसका लोग जूस पीते हैं।
तो ये आप घरों में, जब आपके घरों में लगेगी तो आपको यकीन होगा कि ये हमारे घर की सब्जी और वो है। बड़े खुशी वाला मोमेंट होता है कि एक दफ़ा हमने घर में टमाटर लगा लिए जी, जब वो टमाटर हम तोड़ रहे थे और बच्चे भी बड़े शौक से कि ये घर के टमाटर हैं, तो ये चीज़ें इंसान के अंदर एक तरोताज़गी भी देती हैं और थोड़ा सा इंसान फ्रेश भी होता है। लेकिन अगर शहर के लिहाज से देखें, आपको पता है जलाल साहब, यहाँ पर घर छोटे होते हैं, शहरी ज़िंदगी बहुत अफरा तफरी में होती है, इतना टाइम भी नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से मैनेज कर मैंने सकते हैं? बताया है कि इसके लिए कुछ भी नहीं आपको ज़रूरत। आपके घर में नहीं कुछ जगह है, आप एक गमले में लगा लें, ग्रो किट मिलती हैं, सिर्फ आपने उसमें बीज डालना है, 1 इंच से लगता 2 इंच तक उसमें डालना है, तो थोड़ा थोड़ा इसको सब्जियों में पानी भी कम लगता है। और दूसरा, मैं आपके चैनल से ये आपको, मैं आपके शहरियों को, अपने जो है क्लाइंट को ये बताना चाहता हूँ, पुराने ज़माने में जब एक दूसरे के घर जाते थे तो लोग मिठाइयाँ लेके जाते थे, बहुत चीज़ें लेके जाते थे। तो हमने जब ये कैंपेन चलाई तो हमने कहा अपने घर की जो सब्जियां हैं, जो फल है, इनको बेहतरीन डब्बों में, जैसे कि मेट्रो बंद करता है इम्तियाज़, उस तरह के पैकिंग में करके अपने घर की सब्जियां अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को ये भेजें और उनमें जो मोटिवेट करें। तो ये इसका जो सीज़न होगा जो विंटर वेजिटेबल के लिए, इसमें अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ठीक होगा, है। और ये सब्जियां फिर चलती रहती हैं। इसमें जो है सब्जियां में गाजर है, मूली है, मटर है और शलजम है सही। और पालक है और साग जो है। इसमें इतनी बड़ी रवायत थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता था तो मैं पूरे अपने प्रोफेसरों को, अपने स्टूडेंट को साग पार्टी करते थे, हमारे फैमिलीज़ में साग पार्टी होती थी। और वो औरतें भी जो अब नहीं रही, जो साग की रोटी जो है बनाती बिल्कुल, थी, साथ मकई के साथ रोटी और अब तो साग। हमारी ख़वातीन को आम रोटी भी नहीं बनाने आती। अब जब हम लोग रिश्तेदारियां करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि आप ये रोटी जो ना पका लेती है, वो पूछते हैं जी ये घर का खाना घर खा का लेते खाना खा लेते हैं, खा बिल्कुल, लेते हैं। ये तो ये हमारी है कि ये सिचुएशन है। साग वाली औरतें वो कहाँ चल गई, वो हमारी माएँ कहाँ चल गई। मक्की की रोटी बनाती थी और जनाब मक्खन के पेड़े देती थी, और वो जो ज़िंदगी थी वो अपने घर के काम करती थी। अब हम क्या करते हैं कि घर का काम नहीं करना, ख़वातीन ने जिम में जाना है, घर का काम नहीं करना, हमने जो स्विमिंग पे जाना है। तो ये जो सब्जियों का जो है ना, मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जिसका सीज़न है, आप ग्रो किट मिल जाएगी आपको, ये मैंने बताया है, पालक, मेथी जो है, शलजम, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल प्रोफेसर जलाल साहब, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊँ ना, मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक था, लेकिन मैंने अक्सर बहरहाल कितनी दफ़ा ट्राई किया है। तो पनीरी लगाते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा पौधा निकल आता है उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाता है। इसमें गलतियाँ हमारी होती हैं, शायद मिट्टी तैयार करते हुए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, प्रॉपर पौधे को एक नोशनमा के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट देना होता है। तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं? बात ये है कि पौधे को अगर आपने चलाना है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है, अगर सर्दियों का महीना तो उसको ढांपते हैं, सही। गर्मियों का महीना उसको और तरह करते हैं। इसी तरह पौधे की हर रोज़ देखभाल आपने करनी है, उसको पानी की ज़रूरत है, सही। उसको खाद की ज़रूरत है। और जो किचन गार्डनिंग में आपने फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक पेस्टिसाइड, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल नहीं डालनी। सही। इसमें आप गोबर की खाद डालें और इसकी ज़मीन तैयार करने के लिए बाल के इस्तेमाल करें, फर्टाइल ज़मीन इस्तेमाल करें। तो ये जो है, और इसको 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पानी लगाएं और खाद जो है गोबर की खाद डालें। ठीक है। और दूसरा जो इसमें पेस्टिसाइड तो इसके करीब भी ना लेकर जाएं, और पेस्टिसाइड की बजाय जो है नीम का जो ऑयल होता है वो इससे एज ए पेस्टिसाइड आप यूज़ करें, इससे भी कीड़े मर सही। जाते हैं। और ये जो है जो बिल्कुल वेजिटेबल जो है, जो हम बगैर पेस्टिसाइड के, बगैर फर्टिलाइज़र के जो हम ग्रो करते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ये हमारे ग्रो पैसे। करना, मुझे तो आज पता चल रहा है कि इनके बगैर भी सब्जियां ग्रो हो जाती हैं। हम अमूमन ये कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किचन गार्डनिंग के लिए। पेस्टिसाइड की बजाय मैंने बताया नीम का जो ऑयल है, ये पेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ करें, और फर्टिलाइज़र के लिए आप गोबर की खाद इस्तेमाल करें। ये होती है ऑर्गेनिक वेजिटेबल। ये जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, हमारे फैसलाबाद का एक रीजन है मामू कांजन, जहाँ पे मियाँ शौकत साहब ने एक जो है वेजिटेबल और टनल फार्मिंग बनाया। तो मैं आपके चैनल से आपको भी इनवाइट करता हूँ, अगर आप वहाँ पे देखें, उनके जो टमाटर हैं, चेरी टमाटर जो हैं, वो इस्लामाबाद बेचते हैं, 2000 रुपये किलो बिकते हैं। सही। और उनके जो है जो खीरे हैं और जितनी सलाद है, गाजर है, वो देखने से तल्लुक़ रखती है। तो ये आपके घरों में, आपकी छतों में, आपके इर्द गिर्द, और आप इससे सबसे बड़ा जो है पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है। आप देखें, हर किसी को आप देख लें डिप्रेशन है। बिल्कुल। डिप्रेशन क्या है मैडम, मैं ये भी आपके सामने बताना चाहता हूँ। ये आपके इर्दो गिर्द जो हासिदीन है,
जो नेगेटिव लोग हैं और आपके कमीने और फेक फ्रेंड्स का दिया हुआ तोहफा है। मैं किसी डिप्रेशन क्या ही पर खूबसूरत बात कर दी है आपने। नहीं, ये तो कुछ- आजकल के दौर में बहुत कुछ कॉमन है, डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं की भी है, रीजन हमें है। पता ही नहीं चलता। सारी सारी ज़िंदगी हम ज़िंदगी दोस्तों के साथ गुजार देते हैं, हमें मरने के बाद पता चलता वो तो मेरा दुश्मन था। बिल्कुल इसी तरह से आज के एक और दौर बात में मैडम आपकी बात से, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा दिया, तो उसने कहा यार तुमने मेरे साथ ज्यादती की, तो आपने कहता नहीं भाई ज्यादती आपने की, आपने मुझे पहचाना। बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है। फर्दर भी किचन गार्डनिंग के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ऑर्गेनिक फूड के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसी तरह से किचन गार्डनिंग जो है आजकल के दौर में एक हॉबी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में आपको फैसिलिटेट कर सकती है। आजकल के दौर के हवाले से हम बात करें, हम देखते हैं कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। कोई भी सब्ज़ी अगर हम बाहर से भी मंगवाते हैं वो हमें फ़्रेश नहीं दिखाई दे रही होती, जिसके असरात हम हमारी सेहत पर देखते हैं। बीमारियाँ जो हैं बहुत कॉमन हो जाती हैं, मदाफ़त हम में कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा मुतासर हो रहा होता है। तो किचन गार्डनिंग एक हॉबी भी है, आपको रिलैक्स भी रखती है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे किचन गार्डनिंग किस तरह से इंसान को मेंटली रिलीफ पहुंचाती है। जलाल साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे, तो किस तरह से हम किचन गार्डनिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं फाइनेंशियली भी, और अगर सेहत के हवाले से भी इस पॉइंट को भी मद्देनज़र रखें किस तरह से? हाँ जी मैडम, मैं ये बात बता रहा था कि अगर एक एवरेज भी आप लगाएं ना, किसी एक घर की जो है, हम रोज़ का रोज़ हिसाब नहीं लगाते। ये एक घर की जो सब्ज़ी है ना, छोटे से घर की, ये 5 से 10 लाख रुपए सालाना खर्चा है। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम रोज़ की रोज़ ख़रीदते हैं। तो ये एक तो इकोनॉमिकली बड़ा फ़ायदा है कि हमें अपने घर का जो 5 से 10 लाख सालाना वो खर्च कम होगा, और अपने घर की सब्ज़ी हमारे सामने टमाटर तैयार हो रहे होंगे, हमारे सामने गाजर मूली, और सैलड में जो जिस भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको यही कहता है सैलड खाएं। सैलड जब आपके घर का सैलड होगा उसमें केमिकल नहीं होंगे, बग़ैर केमिकल के बग़ैर फर्टिलाइज़र के जो सब्ज़ी हैं वो तो करिश्माती तोहफ़ा है, अगर आपके घर में है या आपके रिश्तेदारों में है। तो इसमें ये है कि मैं इसको आपको एम्फसाइज़ करूँगा कि पेस्टिसाइड अगर आपने उस पर स्प्रे कर ली तो वो सब्ज़ी है नकारा है। अब मैं आपको पेस्टिसाइड के मतलब बता रहा हूँ कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी का 8 साल तक चेयरमैन रहा, तमाम पेस्टिसाइड जो है रजिस्ट्रेशन जो है एप्टेक बॉडी का मेंबर रहा। तो हम यही कहते रहे हैं कि खुदारा 150 अरब रुपए की पेस्टिसाइड पाकिस्तान बाहर के मुल्कों से परचेज़ करता था। तो हमने हर फोरम पे इस पे जिहाद किया कि खुदारा इस मुल्क के लोगों को बचाया जाए, और इसकी पेस्टिसाइड की बजाय बायो पेस्टिसाइड जो है, जो ऐसे पेस्टिसाइड हैं जिनका जो है वजूद जो है किसी पौधे से हासिल किया गया या किसी फंजाई बैक्टीरिया वायरस से हासिल किया गया। और दूसरा मैडम मैं आपको बात करूँ, मेरे करीबी एक अजीज़ हैं, उनको एक कैंसर का भी इब्तदाई जो है डायग्नोसिस हुआ। वो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल लाहौर में चल गए, तो वहाँ पे बहुत महंगा अस्पताल है, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है। उन्होंने बताया उस वार्ड में अगर 40 बंदे थे कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल लाहौर में कैंसर वार्ड में, उसमें 38 फैसलाबाद से थे। इट्स अ ह्यूज नंबर अगर हम फैसलाबाद के पॉइंट नहीं, ऑफ ये व्यू मैं से आपको बात करें। ये मैं आपको टॉपिक दे के जा रहा हूँ कि खुदारा ये क्या है फैसलाबाद में। ना किसी को अगर पानी नहीं सही मिलता और फर्टिलाइज़र वाली सब्जियाँ मिलती हैं, और पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के मतलब हमने इतनी बातें की, किसी ने नोटिस नहीं किया। आप देखें क्लाइमेट चेंज ने क्लाउड बर्स्ट, अब इसी तरह की और बिजलियाँ गरजेगी। और इसमें मैंने ये देखा है कि कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल लाहौर में, ये मैं कोई 200 साल की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। 40 जो पेशेंट हैं कैंसर के, उसमें से 38 फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं। यहाँ फैक्ट्रियों का धुआं है, फैक्ट्रियों की पोल्यूशन है, और दूसरा सड़कों पे है। तो ये हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। आपका चैनल जो है ये बहुत ही एग्जाम्पली और रोल मॉडल चैनल है, और आपने इस शहर की, इस खित्ते की बड़ी खिदमत की है। तो आपको इस चैनल के ज़रिए ये जो कैंसर है, ये जब किसी को हो जाता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, वो बातें करना छोड़ देता है, वो कहता है जी बस मेरा एंड हो गया। ये इतनी खौफनाक बीमारी है। इसके बाद लेकिन लोग पीछे रीजंस देखें, इसके कॉजेज़ देखें कि हमारे यहाँ खुराक उस तरह से फ्रेश नहीं है, हम देखते हैं केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक फूड को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, फास्ट फूड की जानिब हमारा रुझान ज़्यादा होता है, और ये बहुत कम उम्र से ही हम इसका आगाज़ कर देते हैं। मैडम मैं वजह बताता हूँ आपको। मैंने बताया कि मैंने सबसे
सब्ज़ी मंडी फैसलाबाद में होती थी, गोभी का मैंने देखा है कि जो बाहर बंदा बैठा हुआ उसके अंदर सुंडियाँ लगी हुई थी, वो एक टब में दवाई फेंक रहा है, उसके अंदर गोभी भिगो कर और उसको बाहर निकाल कर उसी दिन गोभी जो है हमारी मार्केट से हमारे घरों में आती है और वही हम खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों की मैंने मौत देखी है कि पेस्टिसाइड के जो असरात हैं, ये जो है ये अगर 100% पेस्टिसाइड है तो 20% दवाई कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होती है और 80% जो है पौधे में रहती है, फल में रहती है, सब्जियों में रहती है और हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। और दूसरा, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि हमारे घरों में अब तो खाना जो है बनता ही नहीं है। अब तो है, पहले माएँ जो हैं 10-10 बंदों की खाना बनाती थी, उनका इंतज़ार करती थी, अपने खामद का इंतज़ार करती थी, अब अपने बच्चे का इंतज़ार करती है। अब घर से जो फ़ोन आता है कि अपना खाया ना और मेरे लिए ले आना, और ये जो है हमारे बच्चों की ग्रोथ रुक गई है, हड्डियाँ की ग्रोथ रुक गई है, उनके कद छोटे हो रहे हैं, हमारी बच्चियों की है, कोई तरबियत नहीं है। तो जिस घर में भी है, जब इनकी शादियाँ भी होती हैं तो ये जब रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप फास्ट फूड आपके घर में खड़े होंगे तो वो खाना किसी तरह भी आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा। और उस फास्ट फूड के बारे में आप मैडम देखिए, उसमें इतने केमिकल यूज़ हो रहे हैं और इतने डिटोरियरेंट जो हैं, इतने ख़तरनाक जो बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म को तबाह करते हैं। असल जो अफ़ियत जो है, जो अल्लाह के नबी ने बताई है, वही हमारा जो गंदम और वही चावल और वही आटा जो है जिसको हम इस्तेमाल करते थे, उसी की तरफ अगर हम आएंगे। अब देखिए, अब बड़े बड़े फूड चैन बन गए हैं, तो अब क्या कर रहे हैं फूड चैन वाले, अब दोबारा हंडियों पे खाना बना रहे हैं। सही, बिल्कुल। मैं इतनी मार खाने के बाद, इतनी तरक्की के बाद, अब वो जो हमारी माएँ कच्ची हांडी में, अब जो बहुत महंगा खाना बिकता है वो कच्ची हांडियों में और लकड़ी पे पकाते हैं। तो ये जो 200 साल पहले का निज़ाम है, फिर उसी तरफ आ रहे हैं। तो फिर क्या हमने हासिल किया, इस तरक्की से क्या हासिल किया? आप कुदरती तौर पर जो हमारे घरों में, आप देखिए ना, घरों में जो है अदरक का इस्तेमाल जो है मैडम, लहसुन का इस्तेमाल जो है। इसमें यहाँ पर जलाल साहब मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि आजकल अदरक और लहसुन की भी हमने मार्केट से पेस्ट उठा ली है। हमारे पास ऑर्गेनिक अदरक भी है, लहसुन भी है, हम उसे प्रेफर नहीं करते, लेकिन हमें अपनी ईज़ के लिए जो बने बनाए एक डिब्बे में टेट्रा पैक में होती हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। जो बंदा भी है अदरक और लहसुन का इस्तेमाल अपनी हंडिया में करता है, उसके घर में हार्ट और हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं आ सकती। और ये जो है इतना बड़ा टॉनिक है लहसुन जो है, ये तो उसके बगैर जो हंडियाँ बनाते हैं, जो पेस्ट है, वो तो ऐसे ही है जैसे हमने अपने आप को धोखा दिया। जैसे आपने ये बात की, तो ये जो अपने घरों में जिस हंडी में अदरक नहीं डलता, जिस हंडी में लहसुन नहीं डलता और ये चीज़ें नहीं डलती, तो वो कोई हंडी नहीं बिल्कुल है। इसी और तरह जो बड़े बड़े फूड चेन है, अब वो कच्ची हांडियों की तरफ आ गए हैं और लकड़ी पे बनी हुई है, उसकी डॉलरों में पेस्ट। बिल्कुल इसी तरह से रवायती जो तरीक़ाकार है खाना पकाने के, वो काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट हो रहे हैं, लेकिन सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके केमिकल और फास्ट फूड से दूर रहे, आपकी सेहत अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जलाल साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इंसान की सेहत है तो ज़िंदगी के तमाम तर मामला जो हैं वो बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। उसमें किचन गार्डनिंग एक हॉबी भी हो सकता है, इसे आप एक प्रोफेशन भी बना सकते हैं और इनडायरेक्टली आपकी सेहत पे बड़े मुस्बत असरात हो सकते हैं। तो आज से ही इस हॉबी को कंटिन्यू करें और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत चेंज आ रहा है। इसी के साथ मैं विशा बीप को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।